तो कल तक हमने क्या कर लिया था, हमने 2 लेक्चर में अपना कंप्लीट कर लिए थे सेक्शन में जितना भी महत्वपूर्ण पार्ट हो सकता है, जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, अगर आपने उतना भी कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आपके ऑब्जेक्टिव उसमें से फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 दिन के लेक्चर में आप इतना करें। अब हम आज करते हैं ऑर्डर। तो पहले तो अपन ये थोड़ा सा मैं तुमको बता दूं, ऑर्डर से घबराने की जरूरत नहीं है, कि ऑर्डर पहले तो हमें पूरे करने नहीं होते हैं, और कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं जिनका नाम लेने से ही वो हो जाते हैं, है ना। जैसे हमने सेक्शन 7 में और 8 में बात की थी, शांति लघुवाद न्यायालय और प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। तो ये जो 2 हैं, जैसे हमने बात की कि भाई यहाँ पर ये काम खत्म हो गया हमारा, अब इसमें कुछ नहीं करना, तो आपका जो ऑर्डर था 50 और 51 सेक्शन 7 और 8 में खत्म हो गया। जितना हमने पढ़ना था ऑर्डर 26 के बारे में, कमीशन के बारे में, वो 26 में खत्म हो गया, ठीक है। जितना हमको पढ़ना था ऑर्डर 27 के बारे में, वो हमारा सेक्शन 79 से हमने 82 तक किया था, वो खत्म हो गया, अब हमें उसमें कुछ नहीं करना। इस तरीके से कुछ है, जैसे एक ऑर्डर 36 था राय के लिए मामले, तो वो हमारा खत्म हो गया। कौन से सेक्शन से रिलेटेड था वो? सेक्शन 90, ऑर्डर 36 सेक्शन 90, हमें और कुछ नहीं करना है इसमें। तो कुछ ऑर्डर ऐसे ही हो जाते हैं। अब जैसे कल हमने कुछ जैसे अपील के सेक्शन किए थे, अपील के सेक्शन में हमने किया था कौन से इसमें आ रहे थे, देखिए फर्स्ट अपील सेक्शन 96 इक्वल टू ऑर्डर 41, सेकंड अपील सेक्शन 100 इक्वल टू ऑर्डर 42, ठीक है ना। ऑर्डर की अपील ऑर्डर 104 इक्वल टू 43, ऑर्डर 43। तो जैसे अपन का 41 में से तो हम फिर भी पढ़ेंगे, अभी 42 43 हमारे हो गए, हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। अब बात आती है ऑर्डर 44, तो हमने कहा था पॉपर अकिंचन व्यक्ति के द्वारा बाद, तो ये 44 में आ गया। इसके लिए ऑर्डर 33 था, लेकिन हम ऑर्डर 33 पढ़ेंगे, लेकिन 43 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हम जो बता रहे हैं, इतना हमारा ऐसे ऐसे काम होता जाएगा। और उच्चतम न्यायालय में अपील, तो ऑर्डर 45 सेक्शन 109, तो उच्चतम न्यायालय में अपील, इसके लिए आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा 2 सेक्शंस पर, 2 आर्टिकल पर, आर्टिकल 133 और आर्टिकल 134A। इन दोनों को आप आर्टिकल वाइज पढ़ लेना और आप मेंशन कर लेना सेक्शन 109 पर। तो ये हमारे ऑर्डर हो गए, ठीक है ना। इसके बाद 46 आएगा। 47 में जो हमने रिव्यू की बात की थी, तो आज तक उसमें से केवल एक प्रश्न आया रिव्यू से रिलेटेड सेक्शन 47 में, कि सेक्शन 114 को आपको सेक्शन 47 रूल 1 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। ये सिंपल ओटी आया है। उसके बाद 48 49 कोई मतलब नहीं है। तो ये ऑर्डर हमारे हो गए, तो आपके आधे ऑर्डर तो वैसे ही कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। इसके बाद 20 24 25 ऑलमोस्ट 25 है ना, 26 को हमें केवल इतना करना है, कमीशन किस चीज़ मतलब कौन से ऑर्डर में है और किस किस चीज़ के लिए कमीशन जारी किया जाएगा। तो कमीशन के लिए सेक्शन कौन सी थी हमारी? 75, है ना। तो 75 में बताया था कमीशन किस किस के लिए जारी किया जाएगा। रिसीवर के बारे में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ऑर्डर 40। तो इस तरीके से उसके बाद और फिर 26 के बाद 27 हमने सरकार के विरुद्ध वार या सरकार के द्वारा बात, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, 28 नहीं करनी, 29 30 नहीं करनी, है ना, 31 भी नहीं करनी। इसके बाद हमें 1-2 ऑर्डर और करने हैं, एक तो 32A जो है और 33 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हमें, और एक 34, ये कुछ तो हमें केवल टाइटल वाइज करने हैं। तो इस तरीके से हम केवल ऑर्डर को मतलब बहुत ऐसा ना लेके ऑर्डर हम क्या करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट काम हो जाता है। तो ये पहले तो आपको सारे के सारे ऑर्डर में कम से कम टाइटल तो याद होना चाहिए कि कौन से ऑर्डर में क्या दिया है। जो डीपली जो पढ़ने वाली बात है वो हम कर लेंगे। तो हम उसमें मैं आज आपको क्या कराऊंगा कि मैं आपको उसमें टिक कराता जाऊंगा, इसमें से ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑर्डर बड़े बड़े हैं, ऐसे नहीं समझा। अगर मैं आपको एक सेंस में सेक्शन नहीं है ये कि मैंने आपको बता दिया कि इसको मैं आपको बता देता हूँ आप टिक कर लेना, आप नहीं कर पाएंगे, मुझे टिक करानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप अपने बेयर एक्ट खोलें और ऑर्डर आराम से जो लाइन में आपको टिक करा रहा हूँ उसको समझें, टिक करें, तो लगभग 1 या 2 लेक्चर में, मैक्सिमम 2 लेक्चर में हमारे ऑर्डर भी खत्म हो जाएंगे। तो 4 लेक्चर में पूरा आपका सीपीसी खत्म। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि ऑर्डर्स की, जैसे अभी ये तो अलग अलग था, जैसे अपील का हमने सीक्वेंस देख लिया सेक्शन 41 से 45, है ना। अपील के बाद उन्होंने रिव्यू के ले लिया सेक्शन 47, इस तरीके से चल रहा है। तो जो भी चल रहा है व्हाटएवर, और सेक्शन 95 से रिलेटेड आ गए थे हमारे, 94 से रिलेटेड, है ना। कौन सा था? सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग में, तो ऑर्डर उसमें 38 39, है ना। एक क्लॉज उसका 40 का भी दिया गया था, 3rd क्लॉज, तो ये अपन ने कर लिया था। अब मैं आपको थोड़ा सा एक सीक्वेंस बताना चाहूँगा जिससे आपके दिमाग में कुछ ऑर्डर सेट हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल केस। सिविल केस कैसे फाइल किया जाता है, इसका स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में रखना, जो मैं बता रहा हूं आपको। हम कम से कम यहां से चलेंगे जब से केस फाइल किया जाता है और जब से उसमें डिक्री पारित की जाती है
और उसके एग्जीक्यूशन तक। एग्जीक्यूशन के लिए आप लोगों को पता है ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन के लिए हमें बताया गया है, यही बताया गया है ऑर्डर 21। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि केस कैसे फाइल किए जाते हैं। याद रखना, केस फाइल करने के लिए सबसे पहले दो पार्टियां होंगी, दोनों पार्टियों के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, ठीक है ना। अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, दो पार्टीज, ठीक है। तो केस में पार्टीज कौन होंगी, ये आपके ऑर्डर का टाइटल है। जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो आपके 1 से लेके 21 तक के टाइटल हैं। ऑर्डर 1 2 लेकर ऑर्डर 21 तक के ये आपके टाइटल चल रहे हैं। आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो आपका काम हो जाएगा। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। समझना, थोड़ा सा दिमाग में रखना। पहला, वाद के पक्षकार। भाई कोई भी केस होता है, दो ऐसे मानकर चलें, दो पड़ोसियों में लड़ाई हुई, ठीक है, दो पड़ोसियों में किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ, तो दो पड़ोसी उसमें कौन हो गए, पार्टीज हो गई। उसमें आवश्यक पक्षकार, उचित पक्षकार, नेसेसरी पार्टी, है ना, और ये सब पार्टी अपन इसमें इंक्लूड कर लेंगे कैसे। और ये रिप्रेजेंटेटिव सूट में कौन कौन पार्टी होगा, तो एक केस में पार्टीज कौन कौन होंगी। पहले तो पार्टी अपने आप में डिसाइड करती है कि हमें केस फाइल करना है, तो वाद के पक्षकार दो लोग हो गए, ठीक है। तो पहला ऑर्डर हो गया वाद के पक्षकार। दूसरा, जब पार्टीज होती हैं तो उनके बीच में इशूज होते हैं। तो पहले तो जो पार्टीज होती हैं अपने आप में ये डिसाइड करती हैं कि हाँ ठीक है, हमें किस मैटर पर केस फाइल करना है ना। तो वाद की विरचना। फिर आता है, अब उन्होंने पार्टीज ने, दो पार्टियों में डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया, आपस में डिसाइड कर लिया, मतलब एक जो केस फाइल करने वाला है, सपोज की प्लेंटिफ है, वो अपना केस फाइल करेगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा, एडवोकेट ढूंढेगा, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर। तो ये ऑर्डर 3, और ऑर्डर 3 में मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर को के पास जब हम जाएंगे तो वो ऑर्डर 4 में केस फाइल कर देगा। तो केस कौन से ऑर्डर में फाइल हो गया, 4 में। स्टेप बाय स्टेप देखना, पूरा जो प्रोसीडिंग बताई गई, अरे यहां देखो वो सब छोड़ दो, ठीक है ना। आप अब ज्यादा से ज्यादा अपने इंडेक्स के टाइटल में थोड़ा थोड़ा पन्ने पलटते जाना। तो दो पक्षकारों ने वाद की विरचना की, अपने लिए इशूज क्लियर किए कि हम इन मुद्दों पर केस लड़ेंगे। उसके लिए वो वकील पर गए, ऑर्डर 3, और ऑर्डर 3 में वकील के पास जाने, वकील ने ऑर्डर 4 में केस फाइल कर दिया। केस फाइल कर दिया तो वकील क्या, अब केस फाइल हो गया ना, उसको बुलाओ जिसके खिलाफ केस फाइल हो गया है। अभी तक तो वादी ही काम कर रहा था, प्लेंटिफ ही काम कर रहा था, डिफेंडेंट को बुलाओ, तो डिफेंडेंट को समन ऑर्डर 5, ठीक है। अब वो आ गया डिफेंडेंट, क्लियर। अब आ गया डिफेंडेंट, तो ये वो क्या करेंगे, ये करेंगे प्लीडिंग ऑर्डर 6 में बताई गई है। ऑर्डर 6 में प्लीडिंग के संबंध में दो शब्दों का यूज किया गया है। वादी का, वो जो प्लेंटिफ है उसका प्लेंट, वो प्लीडिंग, वो उसकी प्लीडिंग है, या फिर जो डिफेंडेंट है उसका रिटन स्टेटमेंट, वो उसकी प्लीडिंग है। तो टेक्निकली प्लीडिंग को हम क्या कहते हैं, वाद पत्र या लिखित कथन, है ना, क्या, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो ये हो गई उसकी प्लीडिंग। प्लेंट के बारे में पूरी जो डिटेल हमें की गई है, प्लेंट कैसे फाइल किया जाएगा, ऑर्डर 7, और रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट जो भी फाइल करेगा, जो शब्द हमें ऑर्डर 6 में मिले हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ अपना जो सूट फाइल करता है, जो प्लेंट फाइल करता है, उसकी पूरी डिटेल हमें ऑर्डर 7 में दी गई है। और डिफेंडेंट जो अपना केस फाइल करता है, जो रिटर्न स्टेटमेंट देता है, या सेट ऑफ कराता है, या काउंटर क्लेम करता है, वॉट एवर, ये सब हमें, ये तीनों चीजें कहाँ दी गई हैं, ऑर्डर 8 में। दोनों आ गए, दोनों ने अपनी बात न्यायालय के सामने रख दी। अब रख दी तो उसके लिए, रखने के लिए आना भी पड़ेगा। तो अपीयरेंस से रिलेटेड जो ऑर्डर हमारा आता है वो कौन सा आता है, ऑर्डर 9। अगर नहीं आओगे तो उसका एक फैक्ट बताया है 9-4 में क्या होगा, और एक इफेक्ट बताया है किसमें, 9-9 में, और एक्स पार्टी ऑर्डर बताया उन्होंने 9-13 में। तो अपीयरेंस, जब दोनों पार्टियों ने अपना अपना भाई समन जा चुका है ऑर्डर 5 में, अपनी अपनी बात वो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के माध्यम से रख चुके हैं, तो वो न्यायालय में उपस्थित होंगे, क्लियर, ठीक है। अब उपस्थित होंगे तो अब यहां पर अप्लाई हो जाएगा सेक्शन 89, न्यायालय प्रोसीडिंग चालू करेगा। तो ऑर्डर 10 के रूल 1 में न्यायालय क्या करेगा, उनसे केस स्टार्ट करेगा, और रूल 1A, 1B, 1 1C, इसमें क्या करेगा 1D में, कि उनको ऑर्डर 89 की तरह वैकल्पिक निराकरण का ऑप्शन देगा। नहीं हो पाता तो नॉर्मल ट्रायल चलाएगा। तो जब पार्टी अपियर हुई तो यहाँ पर ऑर्डर 10 में वो प्रोसीडिंग चालू करेगा। अगर वैकल्पिक निराकरण से सेक्शन 89 में केस नहीं निपटता है किसी कारण से, तो वो क्या करेगा न्यायालय, फिर उनके पास वो मंगाएगा, है ना, प्रकटीकरण, यानी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज वगैरह मंगाएगा, ठीक है ना। और कोई एडमिशन अगर किसको करना है तो वो सेक्शन, वो ऑर्डर 10 में एडमिशन कर लें, ठीक है ना। इसके बाद फिर एडमिशन नहीं है तो फिर जो भी दस्तावेज वगैरह, प्रकटीकरण, जांच वगैरह के लिए मंगाएगा, भाई तुम किन किन आधारों पर अपनी बात रखना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या डॉक्यूमेंट हैं,
तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट मंगाए जाएंगे, वो ऑर्डर 13 में मंगाए जाएंगे। अब यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, जिन पर एडमिशन होना था हो चुका है। अब बचे वो मुद्दे हैं जिन पर एडमिशन भी नहीं हुआ है और डॉक्यूमेंट वगैरह सब आ चुके हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट और उनके स्टेटमेंट ऑर्डर 14 में क्या किया जाएगा, इशूज फ्रेम किए जाएंगे। ठीक है, इशूज फ्रेम हो गए क्योंकि आपने ऑर्डर 10 में सेक्शन 89 में वैकल्पिक निराकरण से मामले का नहीं निपटाया, तो यहां पर फिर इशूज फ्रेम हो गए। इशूज फ्रेम होने के बाद जब इशूज फ्रेम हो गए तो पहली, अब क्या करेंगे भाई, पहली सुनवाई पर अगर बात का निपटारा हो सकता है, पार्टीज हैं, इशूज फ्रेम हो चुके, दोनों पार्टियों को न्यायालय बुलाएगा, देखो ये मुद्दे हैं, इस पर इस मैटर में आप अपना डिसाइड कर लें, निपटारा हो सकता है तो मच बेटर, और अगर निपटारा नहीं होता है ऑर्डर 15 में पहली सुनवाई में, तो फिर दूसरा समन आएगा, वो आता है साक्षी को समन। ऑर्डर 5 में हमने देखा था कौन सा समन आता है, प्रतिवादी को समन, और अगर पहली सुनवाई में ऑर्डर 15 में निपटारा नहीं होता है तो फिर आता है साक्षी को समन। ठीक है ना, ऑर्डर 16 में साक्षी, और अगर साक्षी जेल में है तो 16A में हम जेल के बाहर साधक अधिकारी को समन कर देंगे। ठीक है ना, फिर 17 में अब कार्रवाई चालू हो गई तो एडजॉर्नमेंट भी चाहिए। एडजॉर्नमेंट अगर करना है, स्टे देना है कार्रवाई को रोकने के लिए, तो ऑर्डर 17 में हम 3 एडजॉर्नमेंट दे सकते हैं, है ना, स्थगन दे सकते हैं, एक पार्टी को 3 बार स्थगन दे सकते हैं, कार्रवाई को रोक सकते हैं। तो हमने अब क्या कर लिया, स्थगन वगैरह हो गया, ऑर्डर 17 में स्थगन हो गया, और अगर कार्रवाई चलती है हमारी तो जो साक्षी वगैरह, जो साक्ष्य वगैरह देंगे वो ऑर्डर 18 में आ गया, और जो ऑन एफिडेविट ऑन शपथ पत्र पर जो साक्ष्य दिया जाएगा वो 19 में आ गया, और वो 19 में आ गया। इसके बाद जब सब कुछ हो चुका है, एविडेंस हो चुका है, सब हो गया, तो न्यायालय क्या करेगा, निर्णय और डिक्री पारित कर देगा, ऑर्डर 20। ठीक है, और ऑर्डर और डिक्री, जो निर्णय डिक्री पारित हो गई है तो इसका एग्जीक्यूशन हम लगा देंगे ऑर्डर 21 में। तो यहां पर आपका सीधा सीधा काम हो जाएगा कि ऑर्डर 1 से लेके एग्जीक्यूशन तक, ऑर्डर 21 तक हमें कैसे पहुंचना है, ये सब कॉन्सेप्चुअल है। इसके बाद काफी सारे ऑर्डर आप याद हो चुके हैं। ऑर्डर 26 में क्या बताया था, कमीशन, है ना, सरकार के विरुद्ध बाद, ऑर्डर 27 अकिंचन के विरुद्ध बाद, पॉपर के 33, है ना, 35 में क्या था, इंटरप्लीडर सूट जो कि सेक्शन 88 से कवर करता था, 36 में विशेष मामले, ठीक है ना, फिर 37 समरी ट्रायल के बारे में आ जाएगा, 38 निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की जो हमने सेक्शन 94 में पढ़ा था, है ना, और फिर स्टे ऑर्डर आ गया 39 में, और कमीशन सेक्शन 40 में रिसीवर, उसके बाद फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, आदेशों की अपील, पॉपर द्वारा अपील और उच्चतम न्यायालय को अपील, 46 छोड़ दें, फिर आपका क्या आ गया, रिव्यू, है ना, फिर 48 49 छोड़ दें, 50 51 जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं सेक्शन 7 और 8 से रिलेटेड है, तो हो गए ऑर्डर। ठीक है, अब अपन इसको डीपली पढ़ लेंगे। तो ये जो 21 तक का है, आप कॉन्सेप्ट याद रखें, 21 तक का कॉन्सेप्ट आप 1 to लेके 21 तक का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। केस फाइल किया जाएगा, 2 पार्टी करेंगी, पार्टी क्या करेंगी, बाद की विरचना करेंगी, वकील के पास जाएंगे, वकील केस फाइल करेगा, समन करेगा तो दोनों पार्टियां अपने अपने 6 7 8 में अपने अपने मैटर रखेंगी। ठीक है ना, अपीयर होंगी, 10 में निपटारा नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट देंगी, 12 में एडमिशन करेंगी, 13 में फिर से डॉक्यूमेंट देंगी, 14 में इशूज फ्रेम किए जाएंगे, फिर ना फर्स्ट पहली कार्रवाई में बात का निपटारा हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 16 में साक्षी को समन किया जाएगा, जेल में साक्षी है तो कारागार के बाहर साधक अधिकारी को भेजा जाएगा, 17 में एडजॉर्नमेंट स्थगन है, और फिर परीक्षा की जाएगी 18 में, शपथ ऑन एफिडेविट आ गया सेक्शन 19 में, निर्णय डिग्री हो गया ऑर्डर 20 में, और फिर फाइनली एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 में। ठीक है ना, चलें, तो इतना आप अपने दिमाग में सेट रखें, कम से कम ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव हमारा गलत ना हो जो सेक्शन ऑर्डर वाइज दिया गया कि इस ऑर्डर में क्या है, इस ऑर्डर में क्या है ना, यहाँ से कॉन्सेप्ट भी आपके बनते जाएंगे। तो चलें अपन चलते हैं, ऑर्डर कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। देखें सीपीसी बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, टिपिकल इसलिए नहीं कि वो टिपिकल है, टिपिकल इसलिए क्योंकि नॉर्मली हम सीपीसी से जुड़ते नहीं है, क्राइम से तो हम जुड़े हैं, मज़ा भी आता है क्राइम की चीज़ें पिक्चरें देखने में, है ना। अभी पूरे देश में मुद्दा बना हुआ है कि जो एनिमल मूवी है वो खराब मूवी है, अच्छी मूवी है, इतना हिंसक उसमें वो दिखाया है, तो क्राइम में तो सबको, सीपीसी का कोई मुद्दा नहीं करता कि दूसरों की ज़मीनें हड़पना ये मुद्दा है या नहीं, ऐसा कोई मुद्दा कभी नहीं आता। ठीक है ना, तो इसलिए क्योंकि हम उससे प्रैक्टिकली नहीं जुड़े तो हमें लगता है कि यार सीपीसी खराब, जैसे उसमें खराब जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन खैर हम इतना डिटेल में नहीं कर रहे हैं, हम केवल ओटी के, है ना, ओटी से रिलेटेड प्रोविजन पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, केवल इतना। आज हम डीपली नहीं जाएंगे इसमें,
कहाँ पे सीपीसी अप्लाई नहीं करता? हाँ, मूवी में सीपीसी अप्लाई नहीं करता। जमीन किसी ने हड़प ली, 10 गुंडे जाते हैं जमीन वापस, कोई सूट नहीं है कुछ नहीं। हाँ बस ठीक है, ओके चलें। तो यहां से केवल ऑब्जेक्टिव टिक करते जाएं आप, 2 दिन में हमारे सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से समझते हुए टिक हो जाएंगे, ठीक है। और जिसको पर्सनली कोई डीपली क्वेश्चन करना हो तो वो क्लास के बाद कर सकता है। चलें, तो पहला हमारा जो है ऑर्डर, ये कहता है वाद के पक्षकार, पार्टीज टू सूट। तो वाद के पक्षकार भाई कौन कौन हो सकते हैं? इन्होंने कहा बाद में कौन कौन संयोजित किए जाएंगे, ये हमें नहीं करना, केवल और ये कौन कौन संयोजित, कौन कौन व्यक्ति बाद में मिलाए जाएंगे, कौन कौन केस फाइल कर सकते हैं मिलकर, ठीक है ना। वो हमें रूल 1 में बनाया है कि एक ही केस कौन कौन फाइल कर सकते हैं। तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, जिनके एक जैसे इंटरेस्ट होंगे, कॉमन सेंस के लिए समझ लें। फिलहाल हमें रूल 1 करके इसको करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ठीक है, रूल 3, प्रतिवादी के रूप में कौन कौन संयोजित किए जाएंगे, ये केवल रूल 3 में बताया, हमें केवल इतना करना है। फिर आता है रूल 8, एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा। इसको हम बोलते हैं प्रतिनिधिक वाद, रिप्रेजेंटेटिव सूट। एक्चुअल में हमने सेक्शन 10 और 11 में भी रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात की थी। कई बार एक ही इंटरेस्ट होता है लोगों का किसी मैटर में, केवल एक ही इंटरेस्ट होता है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है अगर वो उसमें 1000 लोगों का 50 लोगों का इंटरेस्ट है तो वो सब मिलकर केस फाइल करें, क्योंकि इंटरेस्ट एक ही है, एक ही व्यक्ति से उनको वो राइट चाहिए, एक ही व्यक्ति के खिलाफ केस लगाना है, ठीक है। तो उनकी ओर से एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक व्यक्ति केस फाइल कर सकता है और उसमें जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो उन सब के विरुद्ध, जो जो उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं उन सब के विरुद्ध लागू होगा। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। जैसे अभी हमारा चल रहा है भाई नॉर्म्स जो बना दिए गए हैं सिविल जज में, तो उसके लिए जो एक व्यक्ति केस फाइल करेगा, जैसे अभी ओबीसी का उन्होंने कहा चलो 50% रिजर्वेशन कर देते हैं, तो इसमें वो सब लोग जो ओबीसी के हैं उन सबको 50% रिजर्वेशन मिल गया। सपोज कि वो उसको रिजेक्ट कर देते कि नहीं दे रहे हैं 50% रिजर्वेशन, जनरल के बराबर ही रहेगा, तो कोई भी ओबीसी का व्यक्ति के बोलो हमने तो केस फाइल किया नहीं था, अब हम करेंगे केस फाइल, तो उसका केस मेंटेनेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 लग जाएगा और यहां पर वो रिप्रेजेंटेटिव सूट की तरह काउंट होगा और ये माना जाएगा कि आप पहले ही केस लड़ चुके हैं और लड़कर हार चुके हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब है कई व्यक्तियों ओर से एक व्यक्ति द्वारा या एक व्यक्ति के विरुद्ध केस, इसमें वादी प्रतिवादी दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा है हमारा, ऑर्डर 1, रूल 8 में हमें रिप्रेजेंटेटिव सूट दिया है। अब इसको हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, हम इसको ऐसे ही करके नहीं निकल सकते। तो कहते हैं इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से, तो है ना, ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति बाद ला सकेंगे। तो पहले तो याद रखना ये जो सूट फाइल किया जाता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, है ना, न्यायालय की अनुज्ञा से ये सूट फाइल किया जाता है, ऐसे ही नहीं कर सकते। और है ना, न्यायालय निर्देश देख सकता है, ठीक है। कुल मिला के न्यायालय की अनुज्ञा से केस फाइल किया जाएगा। चर्चे छोड़ें, हाँ, क्लॉज 6, इस नियम के अधीन वाद में पारित डिक्री उन सभी व्यक्तियों पर आबद्ध कर होगी जिनकी ओर से या जिनके फायदे के लिए यथास्थिति वाद संस्थित किया गया है या ऐसे वाद में प्रतिरक्षा की गई है। तो यानी अगर वादी के फेवर में दिया जाता है तो वो सब व्यक्ति जो वादी के रूप में केस लाना चाहते हैं वो निर्णय उनके फेवर में, उनके अगेंस्ट लागू होगा। ऐसे ही प्रतिवादी के संबंध में होगा, है ना, जिसका डिफेंस किया गया, जिसकी ओर से केस फाइल किया गया, जो भी डिसीजन दिया जाएगा सब पर लागू होगा। यही रिप्रेजेंटेटिव सूट है, ठीक है। चलें, और कुछ करना नहीं है इसमें। रूल 6 में सब है ना, रूल 6 में जो देखना था वो देख लिया, सब रूल 6 में, बाकी छोड़ दें। हाँ, एक कॉमन सेंस का इसमें दिया गया है कि प्रतिनिधि वाद में वादी को
उन व्यक्तियों की पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है जिनका प्रतिनिधित्व करता है। एक्चुअल में कुछ 2-4 लोग मिलकर ये कर सकते हैं, है ना। सबसे परमिशन लेना जरूरी नहीं कि हम सबकी ओर से केस फाइल कर दें या नहीं। कोई भी राइट है वो तो एक राइट को लेकर केस फाइल कर दिया जाता है। अब वो राइट के लिए जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं या जिनके हेतु से प्रभावित होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाते हैं, चाहे उनको पता भी ना हो कि इस तरीके का कोई केस चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह का कोई केस चल रहा है, उनको पता भी नहीं हो तो भी वो उसमें उस निर्णय से प्रभावित होंगे। चलें, अब चलते हैं रूल 9। ये आता है कुसंयोजन और असंयोजन, है ना, मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर। तो इसका अर्थ होता है कि मिसजॉइंडर क्या होता है, एक पार्टी, एक व्यक्ति, जैसे हमने कहा वाद के पक्षकार, तो जरूरी नहीं वाद का पक्षकार ऑर्डर 1 में एक ही व्यक्ति हो। एक पार्टी में वादी एक से ज्यादा हो सकते हैं, प्रतिवादी एक से ज्यादा हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सूट में तो हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। तो यहां पर ये कहते हैं मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर। मिसजॉइंडर का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को मिलाए नहीं जाना चाहिए था केस में, आपने उसको मिला लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो व्यक्ति है या नहीं है, क्योंकि उसकी बेस केस में वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो क्या है मिसजॉइंडर, और जिसको मिलाया जाना चाहिए था उसको ना मिलाना केस में नॉन जॉइंडर कहलाएगा, है ना। कुसंयोजन, असंयोजन। कुसंयोजन यानी गलत तरीके से मिलाना जिसकी आवश्यक नहीं थी, असंयोजन यानी कि मिलाना ही नहीं। तो यहां पर मैटर ये करता है, हमें इसका इफेक्ट देखना है कि कुसंयोजन का मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर का क्या प्रभाव होगा, क्या इफेक्ट होगा। तो कुसंयोजन का कोई प्रभाव नहीं होता है, मिसजॉइंडर का कि आपने मिलाया है नहीं मिलाया है, जो भी केस में आएगा मतलब उस केस पर, उसके डिसीजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, है ना। मिसजॉइंडर के कारण कोई भी केस कभी भी विफल नहीं होता। नॉन जॉइंडर में भी यही रूल लागू होगा, नॉन जॉइंडर के कारण भी नहीं होता। लेकिन यदि वो कोई नेसेसरी पार्टी है, नॉन जॉइंडर आपने किसी को नहीं मिलाया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नेसेसरी पार्टी है तो फिर केस पर प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो कुसंयोजन असंयोजन के होने के कारण, पार्टियों के कुसंयोजन मिसजॉइंडर नॉन जॉइंडर होने के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, अगर आपने आवश्यक पक्षकार को नहीं मिलाया है तो फिर केस पर फर्क पड़ेगा, है ना। उसमें जो डिसीजन दिया जाएगा वो प्रभावी निर्णय नहीं माना जाएगा। केवल किसमें, नेसेसरी पार्टी में, ना कि केवल नॉन जॉइंडर। याद रखना, नहीं मिला रहे हैं हमें, कई लोग हो सकते हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, नहीं मिला रहे हैं हम केस में, हम किस को मनाते फिरेंगे। लेकिन जिसके बिना केस में प्रभावी डिसीजन दिया ही नहीं जा सकता तो वो नेसेसरी पार्टी है, और उसके बिना केस में कोई भी डिसीजन दिया जाएगा तो वो उचित नहीं है। ठीक है, अब आता है रूल 10, गलत वादी के नाम से वाद। तो यदि सद्भाविक रूप से भूल हुई है, नाम में अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई है ना, तो वो कोई बड़ी भारी गलती नहीं होती। अगर निर्णय हुआ है, न्याय के उद्देश्य विफल नहीं हुए, न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रूल 10 सब रूल 3, ये कहते हैं कोई भी व्यक्ति वाद मित्र के बिना वाद लाने के लिए वादी के रूप में अथवा उस वादी के जिसकी की निर्योग्यता के अधीन है वाद मित्र के रूप में उसकी सहमति के बिना नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं अगर कोई इनकम्पिटेंट पर्सन है, अयोग्य व्यक्ति है, कम उम्र का हो सकता है, पागल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो केस फाइल करने के लिए सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी ओर से कोई वाद मित्र आता है तो वाद मित्र अपनी सहमति से आएगा, और अगर कोई व्यक्ति वाद मित्र के रूप में मिलाया जाता है तो वो भी सहमति से आएगा, अपने आप कोई नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर इस टाइप के जो केस में आते हैं, चाहे जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो अपनी सहमति से आएगा और उसको सहमति से ही मिलाया जाएगा। पार्टी की भी सहमति होगी कि हाँ कोई ये करना है, और उसकी तो सहमति होगी जो आ रहा है, बिना अपनी सहमति के वो नेक्स्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे यहाँ क्या बताया गया है कि बिना वाद मित्र के, बिना वादात संरक्षक के अयोग्य व्यक्ति केस फाइल नहीं कर सकता, और ना ही अयोग्य व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है। ठीक है, चलो, तो ये कुछ रूल्स थे जो हमने कर लिए, बाकी सब छोड़ दें। एक आएगा रूल 13। ठीक है, तो आप जो मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के बारे में जो भी आपको ऑब्जेक्शन लेने हैं तो आप कब लेंगे, इसमें ये लाइन है ना, अच्छे से रट लेना
कि एक तो सर्वप्रथम अवसर पर, ये मैं अभी समझा रहा हूँ, फिर वहाँ पर जो भी है इसका एक ही अर्थ निकलेगा। जब भी आप आते हैं बोलो साहब इसमें नेसेसरी पार्टी नहीं है या किसी व्यक्ति को फालतू में ला लिया गया है, तो फर्स्ट टाइम पर जैसे ही आप अपियर होते हैं, जैसे ऑर्डर 9 में आप अपियर होंगे ना, तो पहली सुनवाई में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देंगे। और अगर उस वक्त नहीं कर पाते तो आपको कब तक करना होगा, जब इशूज फ्रेम किए जाते हैं, है ना। और कुछ मैटर जिसमें इसमें पूरी लाइन दी गई है, अगर उसमें विवादक स्तरित किए जाते हैं तो विवादक स्तरित करते समय उससे पहले किए जाएंगे जब तक कि आक्षेप पैदा ना हुआ, और यदि आक्षेप ऐसा नहीं है तो हाँ, सर्वप्रथम अवसर और ऐसे सभी मामलों जिनमें विवादक स्थिर किए जाते हैं ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले, ठीक है। तो इस टाइम यानी कि कुल मिलाकर ये बात कर रहे हैं विवादक स्थिर किए जाते हैं। अगर एक बार इशूज फ्रेम हो गए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो ट्रायल चलेगी। तो जब एविडेंस की डेट आती है यानी कि ऑर्डर 14 तक आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर एविडेंस की डेट आएगी, फिर आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। तो इसके बारे में जो आक्षेप आएगा आपको क्या करना है, 1-13 आपको सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है, इंडेक्स में जब आप जाएंगे तो इंडेक्स में टिक करेंगे कुसंयोजन संयोजन 1-13। आपको कैसे याद करना है, 1-9 1-13 इस तरीके से, 1-8 इस तरीके से आपको याद करना है। पहले तो अपने दिमाग में यही रखें और केवल उतना ही टिक करें इंडेक्स में जितना बताया जा रहा है। अगर आपने पूरा इंडेक्स भर दिया तो फिर सारा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, फिर उसमें स्पेशली आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। चलें अब आते हैं वाद की विरचना। तो अब पार्टी आ गई, वाद की विरचना करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ सूट करेंगी। तो क्या होगी वाद की विरचना, कैसे होगी, तो बात की इसमें कुछ नहीं, रूल 1 में एक डायरेक्शन दिया गया है, हर वाद की विरचना यावत तक ऐसे की जाए कि विवादग्रस्त विषय का अंतिम रूप से विनिश्चय करने के लिए आधार प्राप्त हो। तो इस तरीके से कि फाइनली जो डिसीजन देना है उसके लिए ग्राउंड प्राप्त हो सकें, उनसे संपर्क अतिरिक्त मुकदमेबाजी का भी निवारण हो जाए। तो बची कुची जितनी भी उसके केस आगे फाइल किए जा सकते हैं वो सब खत्म हो जाएं, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। अब पढ़ते हैं 2-2, ये हमारे उसमें भी आता था, सेक्शन 12 में भी आया था, है ना, वार ऑफ फर्दर सूट, अतिरिक्तवाद का वर्जन। तो अगर ये मैटर इसमें 2-2 में आएगा, आगे वाले क्लॉज में आएगा, इसके 2-2 में, फर्स्ट क्लॉज में नहीं है, उसमें फिर आप नेक्स्ट सूट फाइल नहीं कर सकते। करते हैं, हर वाद के अंतर्गत वह पूरा दावा जिसके लिए वाद हेतु करने का वादी हकदार है, किंतु वादी वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे के किसी भाग को त्याग सकता है। तो पहले ये कह रहे हैं कि आप पूरा का पूरा सूट फाइल करेंगे हर मैटर में, लेकिन हाँ आप उसमें से किसी पार्ट को त्याग सकते हैं जिससे वो जो केस है किसी न्यायालय के जुरिस्डिक्शन में आ जाए। मान लो आप बाहर नहीं जाना चाहते, आपको केवल आपका जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उसके कारण आपने अगर वो बढ़ाया, हो सकता है आप तहसील में हो, तहसील में बड़ा कोर्ट हो ही नहीं, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने अपना पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बढ़ाया तो आपको अपनी तहसील से बाहर केस लड़ने जाना पड़ेगा क्योंकि अधिकारिता बढ़ गई। तो आप क्या करेंगे, अपने जो सूट का अमाउंट है वो कम कर देंगे, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में अगर आप त्यागते हैं तो आप त्याग सकते हैं, वैसे आप पूरा का पूरा केस फाइल करेंगे। लेकिन मज़ेदार बात है, यदि आपने कुछ त्याग दिया कुछ भाग, तो उसके लिए आप फिर नया सूट फाइल नहीं कर पाओगे। इसके लिए भी रूल रेगुलेशन आगे दिए गए हैं, ये ऑथेंटिक रूल नहीं है जो मैंने बोला है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर आप पूरा का पूरा मामला न्यायालय के सामने लाएं, लेकिन यदि आप कुछ भाग को न्यायालय की अधिकारिता में लाने के लिए त्यागना चाहते हैं तो त्याग दें। अब ये कहते हैं दावे के भाग का त्याग, जो आपने त्याग किया है उसका क्या होगा। तो कहते हैं जहां वादी अपने दावे किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोभ करता है और उसको साथ से त्याग देता है, वहां उसके पश्चात वह इस प्रकार लोभ किए गए त्यक्त किए गए भाग पर वाद नहीं लाएगा। जो हम बात कर रहे थे कि भाई अगर आपने अपने पार्ट को कोई त्याग दिया है, जैसे हम कहते हैं एक्मोडिशन कंट्रोल एक्ट में आप 3 साल का मैक्सिमम 3 साल का किराया मांग सकते हैं, आपने केवल 1 साल का मांगा तो अब आपको 2 साल का मांगने का राइट नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपको एक बार में पूरा मौका दिया है। कुल मिलाकर रूल ये है कि आप एक ही मैटर में बार बार केस ना लाएं, आप एक बार में ले आओ ना पूरा। अगर आप त्याग रहे हो भाग तो ठीक है, उसको त्याग, ऐसे मान लो कि आपने त्याग दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो दूसरा रूल क्या है, जो त्यागा है उसके लिए आप बात नहीं लाएंगे। अब चलते हैं आगे, एक और रूल आएगा, रूल 3। कई अनुतोषों में से एक के लिए वाद लाने का लोभ, आपके पास कई सारे रिलीफ हैं, उनमें से अगर आप एक के लिए वो कर देते हो, त्याग देते हो, तब क्या होगा। एक ही वाद हेतु के संबंध सभी अनुतोषों में से किसी के लिए वाद ला सके, किंतु यहाँ से पढ़ें, किंतु यदि वैसे सभी अनुतोषों के लिए वाद लाने का लोभ न्यायालय की इजाजत के बिना करता है तो उसके पश्चात वह इस प्रकार किए गए किसी अनुतोष के लिए वाद नहीं लाएगा। यहाँ पर 2 चीजें हो गई। देखें यहाँ पर पहला जो हम अभी तक पढ़ रहे थे रूल 2 सब रूल 2, है ना, उसमें ये दिया हुआ था
कि अगर आपने एक ही रिलीफ का कुछ पार्ट त्याग दिया है, जैसे मैंने कहा आपने एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में आप 3 साल तक का वो मांग सकते थे, रेंट मांग सकते थे, ये एक रिलीफ है, आप रेंट ही तो मांग रहे हैं ना, ठीक है ना, ये एक रिलीफ है। अगर आपने कहा कि नहीं हम केवल 1 साल का मांगेंगे या 2 साल का मांगेंगे, तो इसके लिए आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। इसीलिए सेक्शन 12 में केवल ऑर्डर 2 रूल 2 को मेंशन किया गया है, सब रूल 2 को, है ना, इसमें क्लॉज 3 नहीं है। लेकिन तो ये एक रिलीफ में से अगर आपने कुछ त्याग दिया है तो उसके लिए आप सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकते, दूसरा जो त्याग दिया। लेकिन आपके पास रिलीफ एक से ज्यादा थे। एकोमोडेशन के सेक्शन 12 में ही आपने रेंट के लिए, है ना, बकाया किराए के लिए, एरियर्स के बकाया, उसके लिए, उसके अलावा भी कई चीजों में रिलीफ मांगा, एविक्शन भी मांगा, 12(1)E मांगा, 12(1)F मांगा, 12(1)C मांगा, ठीक है ना। इसमें से अगर आप किसी रिलीफ को न्यायालय की इजाजत के बिना, यहां पर अभी सब रूल 2 में क्या था, रिलीफ एक ही था, उसमें से भी आप कुछ छोड़ रहे हो, किराया मांग रहे थे, किराए में से भी आधा आपने छोड़ दिया, तो नया सूट फाइल नहीं करोगे। लेकिन रिलीफ एक से ज्यादा है, ठीक है ना। आपने कहा साहब हमें किराए के ग्राउंड पे कुछ करना ही नहीं, आपने कहा किराया तो वैसे ही मिल जाएगा, है ना, आपने क्या 12(1)E और F में हम लगाते हैं, 12(1)E में लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने किसी रिलीफ को छोड़ दिया है, एक से ज्यादा रिलीफ थे, रिलीफ ही छोड़ दिया है आपने और न्यायालय की इजाजत से छोड़ा है, तो आप उसके लिए फिर से केस फाइल कर पाएंगे, और न्यायालय की इजाजत के बिना छोड़ा है तो उसके लिए सेपरेट सूट फाइल नहीं कर पाएंगे, है ना। ये वाली बात समझ में आई। रिलीफ सब रूल 2 में एक रिलीफ था, यहां पर रिलीफ एक से ज्यादा है। आप वहां रिलीफ का पार्ट छोड़ रहे थे, यहां आप रिलीफ ही छोड़ रहे हो, एक से ज्यादा रिलीफ है ना। टाइटल ही देखें, कई अनुतोषों में से एक के लिए वाद लाने का लोभ। तो यहां पर अगर आप न्यायालय की इजाजत से छोड़ते हैं तो आप सेपरेट सूट फाइल करेंगे, और न्यायालय की इजाजत नहीं तो सेपरेट सूट फाइल नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? चलें एग्जाम्पल देख लेना, महत्वपूर्ण है, एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का ही है, पढ़ लेना आप लोग। गुड, शाबाश। चलें 7 रूल 7 कुसंयोजन के बारे में आक्षेप। यहां पर किस बात का कुसंयोजन चल रहा है? बाध हेतुकों का, यहां पर कॉज ऑफ एक्शन, है ना, जो कॉज है उसका कुसंयोजन चल रहा है। तो बस टाइटल वाइज करें। अभी रूल 1 में क्या थी? पार्टीज थी, तो पार्टीज के बारे में मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर की बात कर रहे थे। अभी हम बात कर रहे हैं क्या क्या रिलीफ आप मांगना चाहते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आ गए आप ऑर्डर 3 में, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स। चलें, इसको करना नहीं है हमें। मान्यता प्राप्त अभिकर्ता क्या होता है? सब रूल 2 में बताया गया, बस इतना करना है। रूल 4 में बताया गया प्लीडर की नियुक्ति। तो प्लीडर की नियुक्ति हस्ताक्षरित किसी लिखित के दस्तावेज के प्रयोजन से नियुक्ति, छोड़ें, प्लीडर की जो नियुक्ति होती है वो कैसे होती है? आप वकालतनामा साइन कर देते हैं, आपने उसका जो वकील है उसका वकालतनामा साइन कर दिया आपने प्लीडर को इन राइटिंग, इसको हम बोलते हैं इन राइटिंग। इन राइटिंग में आपको कुछ करना नहीं है, वो जो वकालतनामा होता है, पावर होता है, उस पर आप साइन कर देंगे, हो गई प्लीडर की नियुक्ति, और कुछ नहीं करना है इसमें हमें। अब आता है ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 कहता है वाद पत्र द्वारा वाद का प्रारंभ होगा, वाद पत्र द्वारा वाद का प्रारंभ। तो यहां पर हमने एक वो देखा था सेक्शन 26, है ना। सेक्शन 26 क्या कहता था कि केस कैसे फाइल किया जाए, इंस्टीट्यूशन ऑफ केस, तो वाद पत्र उपस्थित करके किया जाएगा ऑर्डर सेक्शन 26 में, है ना। ये वहां पर हमने मेंशन भी किया था ऑर्डर 4 26 पर। तो ये कहते हैं कैसे किया जाएगा? हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त अधिकारी को 2 प्रतियों में उपस्थित करके किया जाएगा। तो एक्चुअल में जब हम सूट फाइल करते हैं तो 2 कॉपियों में करते हैं, एक ग्रीन कॉपी एक वाइट कॉपी, ठीक है। कैसे करते हैं? और सूट जरूरी नहीं है, ऑलमोस्ट सूट जो लिपिक वर्ग के अधिकारी हैं, है ना, न्यायालय के जो ऑफिसर्स हैं, जो क्लरिकल स्टाफ है, उसको फाइल किया जाता है। और लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है इसके संबंध में सेक्शन 3 में, कि उसके लिए लिमिटेशन कब से चालू हो जाती है? जब आपने न्यायालय के लिपिक वर्गीय अधिकारी के समक्ष फाइल किया, ना कि तब जब वो सूट न्यायालय के पास पहुंचा है। तो कुल मिलाकर यहां पर ये कह रहे हैं हम न्यायालय को भी फाइल कर सकते हैं और उसके लिपिक वर्गीय अधिकारी हैं, इसमें क्या शब्द का उपयोग किया गया है? इस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी को। तो टेक्निकली यहां पर ये बात कर रहे हैं क्लरिकल स्टाफ की, है ना, फाइलिंग सेक्शन जिसको हम प्रैक्टिकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलिंग सेक्शन। तो फाइलिंग सेक्शन में डायरेक्ट हम न्यायालय को या फाइलिंग सेक्शन में फाइल कर देंगे। आपको शब्द याद करना है, न्यायालय द्वारा नियुक्त अथॉरिटी, प्राधिकारी, अधिकारी, ऑफिसर, ठीक है ना। और 2 प्रतियों में फाइल करेंगे, ये भी याद रखना। 2 प्रतियों वाला क्लॉज हमें कहां दिया गया है? तो 4(1) में दिया गया है। ये 4(1) 41 नहीं है, 4(1) का मतलब है ऑर्डर 4 रूल 1, कहीं तो 41 कर दो।
चलें, वादों का रजिस्टर सब रूल 2 में कर लें। अब हम बात करते हैं समन। तो समन हम ऑर्डर 5 में, बस केस फाइल किया गया है तो केस का क्या करेंगे, प्रतिवादी को तो बुलाना पड़ेगा ना, तो प्रतिवादी को बुलाना है ऑर्डर 5 में। ऑर्डर 5 में जब हम बुलाएंगे तो प्रतिवादी को हम नो डाउट समन करेंगे, है ना। समन क्या होता है, विभिन्न न्यायिक प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को न्यायालय में बुलाने के लिए आदेशिका, ठीक है ना, वो अलग अलग कारण से हो सकती हैं। तो चलते हैं, यहां पर सबसे पहले तो मैं जो अंडरलाइन करा रहा हूं वो देखें। समन किस लिए होता है, हम प्रतिवादी को समन करते हैं, किस लिए करते हैं, अपीयरेंस के लिए, ठीक है ना, और दावे का उपसंजात होने, दावे का उत्तर देने और अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन करने के लिए। किस किस के लिए दे रहे हैं, हाँ। और जो समन है उसमें लगभग 30 दिन का टाइम होगा कि 30 दिन के अंदर, समन की डेट से 30 दिन की कोई डेट होगी कि इस डेट में आप अपीयर हो, रिप्लाई दें और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करें। ये 3 शब्द चाहें तो आप जब घर पर लिखें तो इसको अलग अलग 1 2 3 करके लिख लें, इन्हीं से ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ये अपने आप में एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त तो सभी। इंग्लिश ठीक थी, चले, नहीं थी, ऑल ऑफ दी एबव, ओके। चलें, तो ये आ गया। और अगर 30 दिन के भीतर आप ये नहीं कर पाते हैं तो दूसरा जो प्रोविजन है उसके लिए कहा गया है कि आपको ये टाइम 90 डेज दिया जा सकता है, जिसमें 30 दिन भी इंक्लूड होंगे, यानी कि टेक्निकली 60 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है। तो या तो 30 दिन के टाइम का दिया जाएगा या फिर 60 दिन का। और रूल 3, सब रूल 3 कहता है कि इसमें समन न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो नियुक्त किया जाए हस्ताक्षरित होगा, न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। ये तो हमें वहां पर भी बताया गया था, है ना, कहां पर, सीआरपीसी में सेक्शन 61, है ना, हस्ताक्षरित होगा न्यायालय अधिकारी द्वारा और न्यायालय की मुद्रा लगी होगी, ठीक है। तो समन में हमें मैन क्या याद करना है, समन 30 दिन का होगा। एक्स्ट्रा टाइम अपीयरेंस के लिए हम अगर नहीं आ पाते हो अब 30 दिन में तो उस टाइम को अपीयरेंस के लिए बढ़ाया जा सकेगा, 90 डेज किया जा सकेगा। किस किस के लिए होता है, न्यायालय में आए, अपीयरेंस, है ना, जो जब बाद आया उसका उत्तर दें और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करें, उसके अगेंस्ट जो भी आपको जवाब देना है वो करें, बाकी सब छोड़ दें, समन में और कुछ नहीं करना। सब रूल 2, वो रूल 2 कहता है समन के साथ वाद पत्र की एक प्रति होगी। एक्चुअल में यहाँ पर क्रिमिनल की तरह नहीं है, क्राइम उसमें क्या होता है, जब FIR वगैरह पुलिस रिपोर्ट पर मामला संस्थित किया जाता है तो एक्यूज आता है तो आप कहते हैं 207 CRPC की धारा 207 का अनुपालन, यानी कि जो एक्यूज है उसको हम कॉपी देते हैं, किसकी, पुलिस रिपोर्ट की। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, जब या तो कंप्लेंट पर फाइल मैटर है, चाहे वहाँ हो CRPC में या यहाँ पर किसी भी तरीके से, जब कंप्लेंट पर फाइल मैटर है, यहाँ पर क्लाइंट पर फाइल मैटर है, तो जो समन जाएगा तो केस की एक कॉपी उसके समन के साथ जाएगी। अगर आप 10 डिफेंडेंट को समन भेजते हैं तो 10 के लिए कॉपी जाएगी। अब इंटरेस्टिंग बात है, हमने तो 2 ही कॉपियां दी थी न्यायालय में ऑर्डर 4 में, तो 2 कॉपियां तो वो हैं जो न्यायालय में रहेंगी। आपको एक्स्ट्रा उतनी कॉपियां देनी पड़ेंगी जितने प्रतिवादी होंगे। 2 कॉपियां तो मैंडेटरी प्रोविजन है, वो तो न्यायालय में ही रहेंगी, एक हरी एक सफेद, ठीक है। इसके बाद आपको जितने भी डिफेंडेंट पर समन भेजना है, जब ये कह रहे हैं समन के साथ, हर समन के साथ एक कॉपी होगी। अगर आपने 10 डिफेंडेंट को समन भेजना है, 10 लोगों को पार्टी बनाना है, तो 10 के पास कॉपी जाएगी, 10 कॉपियां आप न्यायालय में पेश करेंगे, उसके बाद समन जाएगा। चलें, तो याद रखना कहां पर दिया है प्रोविजन, ठीक है। रूल 4 छोड़ दें। समन, रूल 5, समन या तो विवादकों के स्थिरीकरण के लिए या अंतिम निपटारे के लिए होगा, ठीक है। तो समन हम क्यों कर रहे हैं, विवादकों के स्थिरीकरण के लिए। बेसिकली जब हम उसको बुलाते हैं तो मुझसे पूछते हैं अपना रिटर्न स्टेटमेंट दें, है ना, अपना जवाब दावा दें, उत्तर दें। अगर उसके उत्तर से हमें लगता है वो हर चीज़ मान गया, एडमिशन कर लिया ऑर्डर 12 में, तो फिर बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर एडमिशन नहीं करता है तो फिर हम क्या करेंगे, इशूज फ्रेम करेंगे, विवादक स्थिरीकरण करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि मामले का अंतिम रूप से निपटारा हो सके। तो 2 चीज़ों के लिए होता है समन। ये बात तो ठीक है, हमने ऑर्डर 5 में कर लिया, अपीयरेंस, है ना, रिप्लाई और रिटर्न स्टेटमेंट, लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं, ये हम इशूज ऑर्डर 14 में इशूज फ्रेम करने के लिए कर रहे हैं और या फिर अंतिम निपटारे के लिए कर रहे हैं। तो 2 शब्द याद रखना, समन किस लिए होता है, विवादकों के स्थिरीकरण के लिए या मामले का अंतिम निपटारे के लिए, फाइनल रूप से उसको खत्म करने के लिए। लेकिन आगे दिया है लघुवाद न्यायालय में हर समन मामले का अंतिम निपटारे के लिए होगा, दिया है। तो लघुवाद न्यायालय का मैटर है तो वो किस लिए होगा, समन अंतिम निपटारे के लिए। बस इतना करें।
रूल 9, न्यायालय द्वारा समन का परिधान। तो कैसे किया जाएगा न्यायालय द्वारा समन का परिधान? इसमें कोरियर सेवा दिया है, ऐसी कोरियर सेवा जो न्यायालय द्वारा, पहले पैरा की लास्ट लाइन में, ऐसी कोरियर सेवा द्वारा जो न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाए, तामील किए जाने के लिए परिदत्त या किया या भेजा जाएगा। ठीक, कोरियर सेवा के बारे में बताया मैं, इसमें और कुछ नहीं करना है। और रूल 3 का, सब रूल 3 का जो वो है, परंतु उसमें कहते हैं समन की तामील वादी के खर्चे पर ही की जाएगी। समन की तामील कैसे की जाएगी? वादी के खर्चे पर। ठीक है ना। यहां पर हमें यह भी दिया गया, आगे हम पढ़ेंगे कि सेक्शन वो ऑर्डर 7 में अगर वादी खर्चे नहीं देता है तो वाद पत्र है ना, वो पढ़े 7 रूल नहीं 6 9 होगा। वाद पत्र ग्रहण करने पर प्रक्रिया। ठीक है, तो वाद पत्र ग्रहण करने को क्या प्रक्रिया है? वो 7 दिन के भीतर समन के खर्चे भेजेगा। ठीक है, तो समन के खर्चे भेजेगा वाद पत्र ग्रहण करने पर। अब दोबारा से लौट आए यहां पर, समन की रीति रूल 10, तो इसमें बताया गया समन किस तरीके से भेजा जाएगा। ठीक है, तो रूल 10 में बताया गया, ये कर लें, समन की तामील उसकी ऐसी प्रति के परिधान या निवेदन द्वारा की जाएगी जो न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जिस निमित्त नियुक्त किया जाए हस्ताक्षरित और न्यायालय की मुद्रा लगी हो। तो क्या करेंगे, समन की तामील कैसे होगी? उसको एक प्रति देकर परिधान द्वारा। ठीक है, सब रूल 11, अनेक वादियों पर तामील, तो जहां एक से अधिक वादी हैं तो सब पर तामील होगी। और कैसे होगी? सबके साथ एक कॉपी होगी, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कॉपियां तो देनी पड़ेंगी। ठीक है, जितने प्रतिवादी होंगे उतने देनी पड़ेंगे। रूल 15, जहां तामील प्रतिवादी कुटुंब के वयस्क सदस्य पर की जा सकेगी। यहां देखें, हम सीआरपीसी में देखते हैं तो वयस्क पुरुष सदस्य पर की जाती है, महिला सदस्य भी नहीं आती, नौकर तो आता नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष, वयस्क सदस्य पर की जाएगी। यहाँ पर इन्होंने स्त्री को भी समन की तामील कर रहे हैं, लेकिन बच्चे और नौकर इसमें इन्होंने भी इंक्लूड नहीं किए। ठीक है ना। सेवक कुटुंब का सदस्य नहीं है, जबकि एक एक्ट हमने कौन सा पढ़ा था जिसमें सेवक भी कुटुंब का सदस्य माना जाता है? एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में सेवक भी कुटुंब का सदस्य माना जाता है। ठीक है, चले, तो यहां पर स्त्री पुरुष दोनों को तामील हो रही है, लेकिन वो मेजर होने चाहिए। सीआरपीसी में केवल वयस्क पुरुष सदस्य को हो रही है, नौकर दोनों में ही नहीं है। प्रतिस्थापित तामील, सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज किसमें है? 20 में। ये पूछा जाता है प्रतिस्थापित तामील क्या होती है। तो प्रतिस्थापित क्या होता है, जो अगर कोई नहीं मिलता है व्यक्ति जिसको तामील करनी है, तो कार्यालय, ऑफिस, जो घर है उस पर उसकी कॉपी चिपका दी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। ठीक है, तो इसमें कर लें, तो ये कैसे पूछा जाता है आपसे? 5-20। ठीक है, 5-20। फिर आता है 24, कारागार में प्रतिवादी पर तामील। तो हम किसको देंगे? फैक्स वगैरह जिस तरीके से भी हम भेज रहे हैं, तो कारागार के बार साधक अधिकारी को। तो 5-24 करें और कारागार का भार साधक अधिकारी मेंशन करें, केवल इतना काफी है। और आता है 28, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों पर कैसे करेंगे? कमांड ऑफिसर को, जो भी कमांड ऑफिसर होगा उसको भेजेंगे। ठीक है, फिर आता है समन के बदले प्रतिस्थापित, समन के बदले पत्र स्थापित, प्रतिस्थापित किया जाए। तो ये कब करते हैं? जब किसी व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्ण बर्ताव करना हो। तो इस कैटेगरी का कोई व्यक्ति है कि उसको लॉ ये हकदार बनाता है, उसके साथ सम्मानपूर्वक बर्ताव किया जाए, तो हम उसको क्या भेजेंगे? समन के बदले लेटर। ठीक है ना। तो ये कहाँ है? रिक्वेस्ट लेटर। लेटर कहाँ भेजेंगे?
समन के बदले प्रतिस्थापित पत्र 30 में, तो 5/20 में प्रतिस्थापित तामिल, प्रतिस्थापित पत्र 5/30 में, है ना। 24 कारागार के बाहर साधक लोग कारागार के बाहर साधक को भेजेंगे और 28 कमांड ऑफिसर को भेजेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं समन भेज दिया, समन भेज दिया। अब हम बात करते हैं कि भाई प्लांट और रिटर्न स्टेटमेंट। तो पहले तो हमें इस लाइन को समझ लें, आपसे ये लाइन पूछी जाएगी, इसमें एक ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट कहाँ कंफ्यूज करेगा आपको। ये कहते हैं कि प्लीडिंग क्या होती है। प्लीडिंग होती है जो केस फाइल किया जाता है, उसमें वादी जो प्लांट फाइल करता है और प्रतिवादी जो डिफेंड करता है, जो भी अपना रिटर्न स्टेटमेंट देता है, जो भी उसका जवाब दावा देता है। हमने समन किस लिए किया था ऑर्डर 5 में? आए, उत्तर दें और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करें। तो जो उत्तर और रिटर्न स्टेटमेंट जो फाइल कर रहा है वो प्लीडिंग होती है। तो प्लीडिंग टेक्निकली क्या हो गया, वाद पत्र और लिखित कथन दोनों प्लीडिंग है, लेकिन ये अपने आप में सेपरेट है। ठीक है ना, वाद पत्र प्लांट अपने आप में प्लीडिंग है। हम ये नहीं कह सकते कि प्लीडिंग वाद पत्र और लिखित कथन दोनों को मिलाकर ही होती है। प्लीडिंग का मतलब होता है हिंदी में वाद पत्र या लिखित कथन। ठीक है, वादी की जो प्लांट है वो अपने आप में सेपरेट प्लीडिंग है और प्रतिवादी का जो रिटर्न स्टेटमेंट वो सेपरेट प्लीडिंग है। यहां पर एक बात याद रखना, हिंदी में 2 ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं, वाद पत्र या लिखित कथन, वाद पत्र और लिखित कथन। तो इसमें गलत है, वाद पत्र और लिखित कथन दोनों को मिला के प्लीडिंग नहीं है, ये ऑप्शनली। दोनों को मिला के तो प्लीडिंग है ही, लेकिन सेपरेट में भी ये प्लीडिंग ही है। और ये सेक्शन ऑर्डर 6 रूल 1 में हमें जो लिखा है वाद पत्र या लिखित कथन लिखा है, यानी कि अकेली भी अपने आप में प्लीडिंग ही है। जब वादी वाद पत्र फाइल करता है, प्लांट करता है, तो उस वक्त भी वो प्लीडिंग ही मानी जाती है। जबकि देखने वाली बात है कि अभी रिटर्न स्टेटमेंट आया ही नहीं है, वो तो समन करने के बाद आएगा, तो वो उसकी प्लीडिंग है। तो प्लीडिंग का ऑब्जेक्टिव कहाँ गलत होता है, हम लोग दोनों को मिला के करते हैं, वाद पत्र और लिखित कथन नहीं, वाद पत्र या लिखित कथन। तो ये होती है प्लीडिंग, वादी का वाद पत्र, प्रतिवादी का लिखित कथन, ये अपने आप में सेपरेट प्लीडिंग है। रूल 2, अभिवचन में तात्विक तथ्यों का ना कि साक्ष्य का अभिकथन किया। ये लाइन रटनी है आपको, है ना। आप जो प्लीडिंग है उसमें केवल फैक्ट देते हैं, ना कि एविडेंस। ठीक है, लाइक जैसे हमने एक्मेडिएशन कंट्रोल एक्ट का जजमेंट करते हैं, जिन लोगों ने भी किया है, क्लास लिया जजमेंट की, तो उसमें हम ये करते हैं कि जैसे हमने कहा कि साहब ये हमारा 5,000 रुपये की दर से किराएदार है, ठीक है, और इसने हमें 5 महीने से किराया नहीं दिया है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट में क्या आएगा कि मैं इसका 4,000 रुपये की दर से किराएदार हूँ और मैंने इसको किराया दे दिया है। यहाँ पर वो कोई एविडेंस नहीं दे रहा। जो भी प्लीडिंग होती है वो फैक्ट पर चलती है। जब एविडेंस की बात आती है, जब आपका साक्ष्य लिया जाता है, जो डॉक्यूमेंट पेश करने हैं ऑर्डर 13 में, वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, देखो हम अपनी बात की सत्यता के संबंध में ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम एग्जिबिट करते हैं, जजमेंट में लिखते हैं ना, एग्जिबिट P1, एग्जिबिट ये, तो जो एग्जिबिट करते हैं वो सब। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीडिंग में केवल फैक्ट आते हैं। आप ये बताएं कि साहब हमारे साथ ऐसा हुआ, उसके लिए जो एविडेंस देना है वो तब देंगे जब आपकी ट्रायल चालू होगी, है ना, जब एविडेंस का टाइम आएगा देने का, तो अभी नहीं। तो साक्ष्य कब देंगे, एविडेंस। प्लीडिंग में आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, इवन सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं लगाना होता आपको कि देखो हम रसीद लगा दें कि हमने अपना किराया भरा है, रसीद लो। ये सब तब देंगे जब ऑर्डर 13 की बात आएगी, ठीक है ना, उसके बाद ये एविडेंस का टाइम आएगा। तो क्या करना है हमने को याद क्या करना है, केवल हमें फैक्ट देने हैं, ना कि एविडेंस। बहुत ओटी पूछा जाता है इससे कि अभिवचनों में प्लीडिंग में क्या होगा, ओनली फैक्ट नॉट एविडेंस। ठीक है, सब रूल 3 कहता है इसका, राशियां या संख्याएं शब्दों और अंकों में भी अभिव्यक्त होंगी। जैसे हमने क्या लिखा 1,000 रुपये, तो आप न्यूमेरिकल तो लिख ही सकते हैं, आपको वर्ड्स में भी वो लिखनी पड़ेंगी, है ना, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप लिखेंगे, तो दोनों में होती हैं राशियां और संख्याएं। तो ये 2 रूल याद रखना। रूल 14, हर अभिवचन पक्षकार द्वारा या यदि उसका प्लीडर है तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएं। कोई भी जो प्लीडिंग होती है वो बिना साइन की नहीं आती है। तुम तो बाद में मुकर जाओगे, हमने तो प्लीडिंग की नहीं थी। एक्चुअल में क्या होता है, जब प्लीडिंग की जाती है तो उसको सत्यापन करके भेजा जाता है। शपथ पत्र और सत्यापन 2 होता है, एफिडेविट भी बनता है, उसका सत्यापन भी होता है। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे यहाँ ऑन एफिडेविट ऑन ओथ एविडेंस हो जाता है, चीफ एग्जामिनेशन तो उसी पर हो जाता है, जैसे हमने ऑर्डर 19 की बात की, ठीक है ना। बाद में आप मुकर जाओगे, हमारे तो देखो साहब साइन ही नहीं है, ये पेज किसी और ने लगा दिया, ये हमारे है ही नहीं, हमने ये वाली बात कही नहीं थी।
तो आप अपनी बात से मुकर ना जाओ, इसलिए वो साइन हो गए सारे, हर पेज पर साइन होता है ना, और उसका सत्यापन भी होता है। तो जो प्लांट होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्रैश कोर्स में जरूरत तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूं, ये 3 पार्ट में होता है। एक तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 आपने वाद पत्र दिया। वाद पत्र की विषय वस्तु क्या क्या होती है वाद पत्र की, या 3 पार्ट छोड़ें, चले हम ऐसे कर लेते हैं। जो वाद पत्र है उसमें क्या क्या होता है, एक सत्यापन। मान लो वाद पत्र में आपने 20 मुद्दे उठा दिए, है ना, 1 2 3 4, तो आप सत्यापन में क्या करते हैं, सत्यापन होता क्या है, उसी का आधा पेज होता है कि ये पार्टी करती है, जो वकील नहीं करता है, ये पार्टी करती है जो पक्षकार होते हैं, कि एक लगायत यानी कि कंटिन्यूएशन 20 ये मैंने पढ़ और समझ लिए हैं, ठीक है ना, और मैं ये मानता हूं कि ये मेरे द्वारा वकील साहब को बताए गए थे और वकील साहब ने इस तरीके के प्लान फाइल किया है, इससे वो एक भी पॉइंट से मुकर नहीं सकता। तो एक जो वाद पत्र होता है पूरा लिखने के बाद उसका सत्यापन होता है और उसका एफिडेविट भी बनता है, शपथ पत्र। शपथ पत्र हम क्या करते हैं, जो हमने कल पढ़ा था सेक्शन 139, सेक्शन 139 में क्या लिखा था कि शपथ किसके द्वारा कराई जाएगी, न्यायालय, है ना, हाँ न्यायालय, नोटरी ऑफिसर, नोटरी अधिनियम 1952 के तहत नियुक्त नोटरी, नॉर्मली तो वो ही करता है ना। तो इस तरीके से तो उनके द्वारा एक पेज जो अलग से होगा उस पर शपथ पत्र पर साइन सील होंगे। तो इस तरीके से पूरा एक प्लान फाइल किया जाता है, ठीक है, जिससे कि आप अपनी बात से मुकर ना सको। इसीलिए उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर कि आपके द्वारा साइन होंगे। आपने देखा होगा ऑर्डर 6 रूल 14, और कहीं पढ़ा है क्या, एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट सेक्शन 23A, उसमें लघुवाद न्यायालय में जो लघुवाद न्यायालय की तरह प्रोसीडिंग अपनाएगा, आप वाद पत्र उसके लिए आवेदन कैसे करते हैं, है ना, आदेश 6 नियम 14 15 या 16 है, हाँ 15 के द्वारा कैसे होगा, हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा, लिखा है वहां पर 23A में। और वो जो सत्यापन जो हस्ताक्षरित और सत्यापन होगा, देखें सत्यापन यहां पर लिखा हुआ है ऑर्डर 15 में, ठीक है। तो चलें, और ऑर्डर 14A में एक सूचना, ये कहते हैं कि भाई एक बार जो आप अपना नोटिस देते हैं सूचना, तो आपका वो एड्रेस वो कब तक माना जाएगा, 2 साल। तो 2 साल मेंशन कर लें ऑर्डर 14 क्लॉज A 14A के क्लॉज 3 में लास्ट में लिखा है 2 वर्ष, ठीक है। तो जो आप वाद पत्र फाइल करते हैं वो कैसे होता है, 14 और 15 द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित, ठीक है। यही बात कहाँ लिखी हुई है, 23A में। अब करते हैं रूल 15 का सब रूल 4, तो ये कहते हैं अभिवचन को सत्यापित करने वाला व्यक्ति अपने अभिवचन के समर्थन में शपथ पत्र भी देगा। जो बात अभी मैंने आपको बताई थी, एक तो हम नॉर्मल जो हमारा जो प्लांट जाता है वो केवल ये नहीं कि केवल प्लांट चला गया, प्लांट जाएगा उसका फिर सत्यापन होगा, सत्यापन आधे पेज पर ही हो जाता है, बस इतना ही तो लिखना है, पूरी तो लिखनी नहीं है, ठीक है ना। उस पर हम क्या कहते हैं, सत्यापन की मेरी नज़र में सत्य व सही है, मैंने इनको पढ़ और समझ लिया है, और उस पर अपना पार्टी साइन करती है, ठीक है ना। इसके बाद सेम टू सेम जो पूरे के पूरे नंबर्स होते हैं उसको हम जितने भी पॉइंट होते हैं उसका एक और कॉपी करते हैं, कॉपी कराते हैं उसकी फोटोकॉपी, उस पर हम जो नोटरी होता है 139 उसके साइन सील लगवाते हैं। तो वो सत्यापन के बाद फिर ये क्या होता है, सब रूल 4 में शपथ पत्र भी होता है, तो उस पर साइन सील लग जाएंगे तो वो एफिडेविट हो जाएगा, ठीक है। अभिवचनों का काटा जाना 6-17 याद करना है, रूल वाइज पूछा जाता है 6-17 अभिवचन का काटा जाना। तो भाई जो अनावश्यक कलंक तुच्छ तंग करने वाले हैं या विलंब करते हैं या न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं, 3 पॉइंट याद कर लेना। ये अभिवचन इस तरह की अगर कोई प्लीडिंग की है तो वो काट दी जाएगी। अभिवचनों का काटना जाना 6-17 बहुत पूछा जाता है, 6-17 वो 6-16, ठीक है ना। अभिवचनों में संशोधन 6-17 तो काटा जाना 6-16, अभिवचनों में संशोधन 6-17, ठीक है ना। संशोधन आप किसी भी प्रक्रम पर कर सकते हैं, कोई भी प्लीडिंग में आप जैसे है ना, जैसे प्लीडिंग कोई भी केस फाइल किया जाए तो ऑलमोस्ट प्लीडिंग में थोड़ा बहुत करेक्शन स्टार्टिंग में जाते हैं, तो आप करेक्शन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल करेक्शन कर सकते हैं, डेट का करेक्शन कर सकते हैं। कोई बात जैसे हमने कहा शब्दों और अंकों में लिखना है, तो कई बार हम शब्द अंकों में नहीं लिख पाते हैं, तो न्यायालय बुलाता है, बोलो साहब ये शब्दों में अंकों में नहीं लिखी, तो उसमें शब्दों में अंकों में लिखते हैं। वहाँ पर डायरेक्ट जो करेक्शन होता है उस पर आप छोटे से सिग्नेचर कर देते हैं, जो भी जगी हुई मतलब बची हुई जगह होती है तो रिपीट हो जाता है जल्दी में, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। तो अभिवचनों में संशोधन आप कर सकते हैं 6-17 में जब आप अभिवचनों में संशोधन करते हैं तो पहले तो आप नॉर्मल कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन फिर एक कंडीशन में आपको न्यायालय की परमिशन भी लेनी होती है। वो कौन से देखते हैं, न्यायालय
दोनों में से किसी पक्षकार को कार्रवाई के किसी प्रक्रम पर अनुज्ञा दे सकता है कि अभिवचनों को संशोधित करे। ठीक है, जो न्याय संशोधित करे जो पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। प्रोविजो देखें, प्रोविजो से ओटी निकलेगा। परंतु विचारण प्रारंभ हो जाने के पश्चात संशोधन के लिए आवेदन पत्र तब अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि सम्यक तत्परता के बावजूद पक्षकार विचारण के प्रारंभ के पूर्व मामले को नहीं उठा सकते थे। तो वैसे तो आप न्यायालय खुद ही आपको परमिट करता है, आप न्यायालय की अनुमति से आप अभिवचनों में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रायल स्टार्ट हो गई, ट्रायल स्टार्ट कब से होगी इसमें? ऑर्डर 14 नहीं, ऑर्डर 16। ट्रायल आपकी तब से स्टार्ट होती है जब साक्षियों को समन किया जाता है, क्योंकि ट्रायल का मतलब है एविडेंस का लिया, तो साक्षी को समन किया जाता है तब से ट्रायल स्टार्ट होगी। एक बार अगर साक्षी को समन कर दिया गया फिर आप बिना न्यायालय की अनुमति, वो न्यायालय आपको तब तक अनुमति नहीं देगा अभिवचनों में संशोधन की जब तक न्यायालय को यह ना लगे कि ये संशोधन पहले नहीं किए जा सकते थे, है ना। ट्रायल स्टार्ट होने से पहले किए जा सकते थे तो फिर न्यायालय परमिशन नहीं देगा। न्यायालय को लगता है नहीं किए जा सकते तो फिर न्यायालय परमिशन दे देगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये कंडीशनल ओटी था। ऑब्जेक्टिव देखें, पूछा जाएगा इसमें तो 6-16 अभिवचनों को काटा जाना, 6-17 अभिवचनों में संशोधन। ठीक है, अब आता है इसमें 6-18। तो ये कहते हैं कि अगर कोई डेट दी है, अच्छे से समझ लें, इसमें जो 14 डेज की लिमिट है बहुत पूछा जाता है, मतलब टॉप ओटीज में से है इसके। जो अगर कोई डेट दी है तो तब तक आपको संशोधन करने होंगे, और अगर कोई डेट नहीं दी है तो केवल 14 डेज। हमने कहा था अभिवचनों में, न्यायालय का अभिवचनों में संशोधन करो, डेट नहीं मेंशन है तो केवल 14 दिन दिए जाएंगे आपको। उसके बाद नहीं अगर आप नहीं करते विद इन 14 डेज में अभिवचनों में संशोधन, प्लीडिंग में अमेंडमेंट नहीं करते हो तो फिर आपको ये जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो 14 डेज की लिमिट कब अप्लाई होगी? जब कोई लिमिट दी नहीं गई है। जहां कुछ नहीं वहां 14 डेज, और जहां लिमिट है वहां तो लिमिट है ही। चले, और अगर अभिवचनों में संशोधन कर दिए गए तो उसका इफेक्ट क्या होगा? ऐसा माना जाएगा कि जो संशोधन है बेसिकली वो वही मूल वाद पत्र था, यानी कि स्टार्टिंग से ये जो प्लांट है वो इसी रूप में था। ये लिख लें, ठीक है। वाद पत्र, तो अब वादी का वाद पत्र क्या होता है? प्लीडिंग ऑफ प्लांट। तो वादी का वाद पत्र, वादी का वाद पत्र देख लें तो ऑर्डर 7 रूल 2, धन के वादों में जहां वादी धन की वसूली चाहता है वहां दावा की गई ठीक रकम वाद पत्र में कथित करनी होगी। तो मनी रिकवरी सूट में जो भी आपको अमाउंट चाहिए ठीक ठीक रकम आप मेंशन करेंगे, किंतु जहां वादी अंतकालीन लाभों के लिए ऐसी रकम के लिए प्रतिवादी के हिसाब के लिए शुद्ध पाई गई है ना। जैसे अंतकालीन लाभ या कोई ड्यू रेंट है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? लगभग अप्रोक्सीमेट अमाउंट देंगे। अगर आप कहते हैं कि साहब इन्होंने हमसे इतना ऋण लिया था, डेब्ट लिया था, तो आप पूरा देंगे, लेकिन मींस प्रॉफिट तो न्यायालय खुद निकालेगा, है ना। तो आप अनुमानित रकम देंगे, फिर न्यायालय देखेगा ये रकम सही है या नहीं। जैसे आप सेट ऑफ के लिए जा रहे हैं तो आपको राइट अमाउंट देना पड़ेगा, है ना। एक्शनेबल क्लेम के लिए जा रहे हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट देना पड़ेगा, इसमें अनसर्टेनिटी नहीं चलेगी, है ना। प्रोमिसरी नोट के लिए जा रहे हैं तो सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा, लेकिन आप मींस प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं, कंपनसेशन के लिए जा रहे हैं तो ये सर्टेन अमाउंट नहीं होता, क्योंकि ये न्यायालय डिसाइड करता है। तो यहां आप अप्रोक्सीमेट जो अमाउंट है वो देंगे। क्लियर? ये बात लिखिए प्रोविजो में। और यदि रूल 3 जहां विषय वस्तु स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में, तो उसकी ठीक ठीक पहचान के लिए जितना भी ब्यौरा देना वो देंगे। जजमेंट में भी हम पूरा ब्यौरा लिखते हैं, जजमेंट में हम लिखते हैं ना, गांव गली मकान सब कुछ लिखते हैं, पड़ोसी का मकान, जो भी मेंशन किया जाता है हमें सब लिखना पड़ता है, भले उसमें 4 लाइनें क्यों ना खराब हो रही हो हमारी। इतने टिपिकल टाइम, मतलब टाइम रहता नहीं है, और 4 लाइन का आपको एड्रेस दे दिया, कितनी गुस्सा आती है उस वक्त जजमेंट में। ठीक है ना, ऐसा अच्छा लगता है, शर्मा जी का मकान, ऐसा एड्रेस अच्छा लगता है। चलें, फिर आता है रूल 9, वाद पत्र ग्रहण करने पर प्रक्रिया। तो एक बार अगर न्यायालय ने वाद पत्र ग्रहण कर लिया तो क्या करेगा न्यायालय? नो डाउट समन करेगा प्रतिवादी को, और समन फ्री में नहीं होगा। याद रखना, केवल FIR पर जो मैटर फाइल किए जाते हैं वो आपको फ्री में न्याय मिलता है, बाकी न्याय फ्री में नहीं मिलता है, आपको ये समन करने का पैसा देना पड़ेगा। तो अब अभी हमने बात की, जब प्लांट फाइल हो जाता है हम प्रतिवादी को बुलाते हैं, ऑर्डर 5 में समन करते हैं, तो समन के लिए पैसा भी चाहिए हमें। तो ठीक है, तो क्या करेंगे? जहां न्यायालय यह आदेश देता है कि समन की तामील प्रतिवादी पर
आदेश 5 नियम 9 में उपबंधित रीति में की जाए, वहां वह वादी को यह निर्देशित करेगा सादा कागज पर वाद पत्र की उतनी प्रतियां जितने प्रतिवादी हों, ऐसे न्यायालय की ऐसे आदेश की तारीख से 7 दिन के भीतर प्रतिवादी गण पर समन की तामील के लिए अपेक्षित शुल्क के साथ पेश करे। इसमें कई सारे ओटी आ गए। एक तो ये कह रहे हैं जो तामील की जाती हो, यहाँ पर ये बता ही रहे हैं, है ना, 5/9 में की जाएगी। उसमें अगर करना है तो आपको क्या करने पड़े, सादा कागज यानी कि A4 साइज का जो कागज होता है, वाइट कॉपी, पूरा का पूरा जो प्लांट है उसकी वाइट, एक जितनी भी प्रतिवादी हैं, जो तो हम कर ही चुके, जितने भी डिफेंडेंट जिनको समन देना है उतनी कॉपी आप सादा कागज पर लेकर आएंगे, ठीक है ना। और उसके लिए भी कब लाएंगे, जब आपको आदेश किया जाता है कि भाई समन के लिए आप कॉपी है, तो उससे 7 दिन के भीतर, ठीक है ना। और सब पर जो न्याय शुल्क अपेक्षित कोर्ट फीस उसका वो मेंशन करते हुए इतनी सारी कॉपियां और कोर्ट फीस आप जमा करेंगे, तब समन जारी किया जाएगा। और ये सब आपको जब ये करने का आदेश दिया जाता है उसे 7 दिन के भीतर करना होगा। क्लियर? ठीक है। फिर आता है 10 वाद पत्र का लौटाया जाना। तो वाद पत्र कहां लौटाया जाता है, सही न्यायालय में उपस्थित करने के लिए। अगर आपने गलत जगह पर उपस्थित कर दिया है तो सही न्यायालय में उपस्थित करने के लिए वाद पत्र लौटाया जाएगा। अपील और रिवीजन कोर्ट भी ऐसा कर सकते हैं। पता पड़ा ट्रायल कोर्ट को पता ही नहीं था कि सही जुरिस्डिक्शन में नहीं, लेकिन अपील और रिवीजन कोर्ट को पता पड़ा है, उस टाइम पर पता पड़ा कि भाई ये कंपिटेंट कोर्ट नहीं है, ये सही जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो फिर वाद पत्र उस न्यायालय में डिसीजन के लिए लौटाया जाएगा जिसमें किया जाना चाहिए। तो वाद पत्र किस लिए लौटाया जाता है, कंपिटेंट कोर्ट में लौटाने के लिए। ये काम कौन, अपील और रिवीजन कोर्ट भी कर सकते हैं। अब आता है 7/11 वाद पत्र का नामंजूर किया जाए, रिजेक्शन ऑफ प्लांट। तो यहां पर हमें ये 6 कारण दिए गए हैं जो हमें स्पेशली याद करने पड़ेंगे कैसे कैसे रिजेक्शन होता है। तो पहला है, जहां ये पूरा याद करना है आपको, ठीक है, मेंस में भी आता है, जहां वह वाद हेतु प्रकट नहीं, कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, पता नहीं है कि आप क्या मांग रहे हो। जजमेंट में हम कराता नहीं हूं आपसे, जब प्लांट और रिटर्न स्टेटमेंट आता है तो मैं आपको जजमेंट कार्ड देता हूं, उस ग्राउंड पर आपने प्लांट में समराइजेशन ऑफ प्लांट किया, उसमें आपने रिलीफ नहीं मांगा, आपने पूरी कहानी तो लिख दी, है ना, ये मेरा किराएदार है, इतने का है उतने का है, ये लिखना भूल जाते हो कि मुझे क्या चाहिए, तो अपन काट देते हैं उसको, भी गलत है। तो समराइजेशन भी जजमेंट में ठीक से करना है। तो आपको ये पता होनी चाहिए रिलीफ क्या मांगा गया है, ठीक है। तो आपको कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं पता न्यायालय को, तो क्या डिसाइड करेगा, तुम्हारी कहानी सुनने के लिए थोड़ी ना बैठा। तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होना चाहिए, वाद हेतु प्रकट नहीं होता तो वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा। ये पता है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना क्या होता है, डिक्री की डेफिनेशन है 2 में, एक तो डिक्री होती है, उसके बाद वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण डिक्री होता है। तो ये जो रिजेक्शन हो रहा है तो ये डिक्री है, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट अगर डिक्री है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, नहीं तो नया केस फाइल कर सकते हैं। चलो, तो वाद पत्र का वाद हेतु प्रकट नहीं होता। वाद पत्र का अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है ना, अनुतोष के हिसाब से जो उसका मूल्यांकन किया गया वो कम किया गया। न्यायालय ने आपको टाइम दिया, जो आपने रिलीफ मांगा है उसका मूल्यांकन ठीक से करें, उस समय भी आपने मूल्यांकन ठीक नहीं किया तो वाद पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अपर्याप्त स्टाम्प पर दिया गया वाद पत्र क्लॉज 3 में, है ना, अनसफिशिएंट स्टाम्प पर है तो आपको सही करने का समय दिया जाएगा, और आप सही नहीं करते हैं, असफल रहते हैं, तो फिर वाद पत्र नामंजूर किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और विधि द्वारा वर्जित है, अगर वाद विधि द्वारा वर्जित है, ठीक है ना, वार्ड वाइज लॉ है तो भी वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाए। विधि द्वारा वर्जित है यानी लाया ही नहीं जा सकता, तो फिर क्यों ला रहे हो, ठीक है। फिर आता है वाद 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया गया। ये यहाँ पर मेंशन करें, वैसे तो आपके बेयर एक्ट पर मेंशन होगा, ये अमेंडमेंट है 1999 का, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो आप कर लें इसको मेंशन, ठीक है, यहीं पर हो तो भी कर लें, यहीं पर करें, ठीक है ना। ये 2 क्लॉज हमारे कब जोड़े गए हैं, एक जोड़ा गया 1999 में और दूसरा जोड़ा गया है 2002 में, ठीक है। तो आप ये कर लें। तो 2 प्रतियों में एक्चुअल में आपसे पूछा जाएगा, एक बड़ा अजीब सा एक ओटी आता है जिसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको 2 प्रतियों वाला ही लगाना है कि वाद पत्र अगर 1-2 ऑप्शन और मिल रहे हैं, अगर उपरोक्त सभी नहीं है तो आप केवल एक ओटी टिक करना, 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया, क्योंकि 2 प्रतियों में फाइल करने के लिए आपको पहले भी बोल चुके हैं, है ना, ऑर्डर 4 में भी बोल चुके हैं भाई 2 प्रतियों में फाइल करो। कौन सी, एक हरी एक सफेद, रंग याद कर लो, ठीक है, लाइट ग्रीन, तोताई कलर, ठीक है, तोता। चलें, तो यहां पर ये ओटी आप मेंशन कर लेना, यही चल रहा है, ठीक है ना। कुछ चीजें अपने को इसलिए भी करनी चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, तो इसको कर लेना। अगर ऑप्शन आपको ना समझ में आए, उपरोक्त सभी ना दिया हो, तो आपका कर दें 2 प्रतियों में,
ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है शायद इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं, 1999 का संशोधन है। ठीक है, फिर कौन सा, सेलम, हाँ वो केस, वो तो मैंने जो लिखाया था ना 89 पे सेलम बार एडवोकेट, है ना, वो सब पर इसी पर भी चल जाएगा, क्योंकि 1999 का है, वो भी जो केस आया था, जो संशोधन 89 आई थी वो भी 1999 में ही आई थी, तो सेलम बार एसोसिएशन एडवोकेट एसोसिएशन का जो केस है वो इस पर भी अप्लाई करेगा। चलें खैर ठीक है, तो हम बात करते हैं, अब आता है जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है। तो अभी हमने देखा था ऑर्डर 7 रूल 9, उसमें कहा था आप 7 दिन के भीतर इतनी प्रतियां दें जितने प्रतिवादी हैं सादा कागज पर, ठीक है ना, और उस सब के साथ समन के लिए फीस दें। अगर आप नहीं देते हो तो भी आपका प्लांट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता है, कम मूल्यांकन किया गया है, अनसफिशिएंट स्टाम्प हैं, ठीक है ना, और 2 प्रतियों से पहले भी तो कुछ है, बार्ड बाय लॉ, ये याद रखें सिक्वेंस से, ठीक है ना, 2 प्रतियों में नहीं है, और रूल 9 का अनुपालन नहीं किया है, यानी कि आपने 7 दिन के भीतर समन को भेजने के लिए कॉपी और उस पर फीस नहीं दी है, तो भी वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा। 7/11, ठीक है ना, काटा जाना 7/10, नामंजूर किया जाना, लौटाया जाना 7/10, नामंजूर किया जाना 7/11। ठीक है, 7/12 वाद पत्र नामंजूर किए, ये भी पूछा जाता है, अगर नामंजूर किया गया तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना, तो अगर नामंजूर करता है तो आप उसका कारण लिखेंगे क्यों नामंजूर किया गया है। और 13 कहता है कि यदि वाद पत्र नामंजूरी से नए वाद पत्र उपस्थित किया जाना प्रभावित नहीं होता। तो वैसे तो ये डिक्री है और डिक्री के अगेंस्ट अपील होती है, लेकिन चूंकि ये मेरिट पर डिसाइड की गई डिक्री नहीं है, तो इसलिए आप नामंजूर किए जाने पर नया वाद पत्र फाइल कर सकते हैं। ठीक है, नामंजूर किए जाने पर आप क्या कर सकते हैं, नया वाद पत्र फाइल कर सकते हैं। चलें यहां से अपन कितना करेंगे, 18 करते हैं, वाद पत्र फाइल करते समय पेश ना की गई दस्तावेज की अग्राह्यता। ठीक है, ये रिपील्ड हो चुका है 2002 में। चले, फिर भी हम ये कर रहे हैं, फिर भी याद रखना, अगर जितना हम कर रहे हैं उससे अलग कोई ओटी बाई चांस आ गया है तो आप उस ओटी को अलग से रख लें और अपने बेयर एक्ट पर मेंशन कर लें। ठीक है, वैसे तो हम कर रहे हैं। अब चलते हैं ऑर्डर 8, रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। ठीक है, ये हमने बात की थी, ये क्या होते हैं, प्रतिवादी का प्लांट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6। चलें, वो सॉरी, प्रतिवादी का रिटर्न स्टेटमेंट, वो प्लीडिंग। ठीक है, अब चलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट जैसे कि हमने बात की, हमने क्यों बुलाया था ऑर्डर 5 में, प्रतिवादी को दावे को उत्तर देने और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने और अपीयरेंस। तो आप आए रिटर्न स्टेटमेंट, तो जो भी आप जवाब, जो भी आपके खिलाफ केस लगा उसमें आपको जो भी कहना है लिख कर ले आए, दैट्स कॉल्ड रिटर्न स्टेटमेंट। जैसे वहाँ पर समन की तामील इसके लिए हो रही थी 30 दिन और 90 दिन में, तो यहाँ पर भी आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए टाइम दिया जाएगा, पहले 30 दिन, उसमें आप नहीं कर पाते हैं, है ना, सफिशिएंट कॉज बताते हैं क्यों नहीं कर पाए, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा 90 डेज का। ये हमें अलग से लिख लें, 30 दिन 90 दिन, है ना। रूल 2, नए तथ्यों का विशेष रूप से अभिवर्तन करना होगा। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, जैसे हमने जो रिटर्न स्टेटमेंट देता है प्रतिवादी डिफेंडेंट, वो केवल वो आपने वादी ने जो बात कही केवल उसका उत्तर नहीं देता है, वो अपनी तरफ से नए फैक्ट भी दे देता है। वो ये कहेगा कि नहीं साहब ये तो टाइम बार्ड है, इनको तो राइट ही नहीं है। वो ये तो जवाब देगा कि मैं इसका किराएदार हूँ या नहीं हूँ, कितनी दर से किराएदार हूँ या नहीं हूँ। इसके अलावा भी अगर वो कुछ कहना चाहता है तो वो अलग से कहेगा। तो नए तथ्यों का विशेष रूप से कथन करना होगा। तो ठीक है, तो वो अलग से, ऐसा नहीं कि केवल उत्तर ही उत्तर दे, अपनी ओर से भी नए फैक्ट केस में ला सकता है। 6, मुजरे की विशिष्टियां और लिखित कथन में दी जाएंगी। तो अगर आपको कोई सेट ऑफ कराना है, सेट ऑफ सबसे पहले तो होता क्या है, जैसे उसने कहा कि वादी ने कहा कि मुझे प्रतिवादी से 50,000 रुपए की रिकवरी करनी है, मनी रिकवरी सूट है, टेक्निकली मनी रिकवरी सूट में ही लागू होता है सेट ऑफ, और किसी में लागू होता नहीं है। ठीक है, तो मुझे इससे 50,000 रुपए की रिकवरी करनी है, क्लियर। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रतिवादी के पास भी कोई डिक्री है उसकी, यहाँ पर ऐसा नहीं कि प्रतिवादी भी केस लड़ना चाहता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रतिवादी केस लड़ना चाहता है कि यार मुझे भी इसके खिलाफ, वादी के खिलाफ केस लड़ना है, वो नहीं। अगर प्रतिवादी ऑलरेडी कोई केस उसके खिलाफ जीता हुआ है वादी के खिलाफ, ऐसा नहीं कि वादी
जो प्रतिवादी है वो प्रतिवादी नहीं हो सकता, दोनों हो सकते हैं अपनी अपनी जगह। एक बार जो प्रतिवादी हो सकता है वो कभी वादी रहा हो, है ना, सास भी कभी बहू थी, तो इस टाइप से प्रतिवादी भी कभी वादी रहा हो सकता है और वादी प्रतिवादी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जो डिफेंडेंट है वो पहले केस जीत चुका था, किससे, वादी से, और उसके लिए उसके पास डिक्री है। यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा कि डिफेंडेंट के पास भी एक चेक है जिसके खिलाफ ये कंपनसेशन मांगने का राइट है और वो मांगेगा तब जीतेगा, ऐसा नहीं। ऑलरेडी अगर डिक्री है तो डिफेंडेंट क्या करेगा, वो कहेगा 50,000 रुपये का है ना, 50,000 रुपये मांग रहा है, पहले तो ये 50,000 रुपये मेरे से मांगना इसका बनता नहीं है, और अगर बनता भी है, अगर मैं केस हार जाता हूँ, डिफेंडेंट केस हार जाता है, तो मेरे पास इसके अगेंस्ट डिक्री है 30,000 रुपये की, तो यदि मैं केस हारता हूँ तो ये 30,000 रुपये मेरे इससे एडजस्ट कराए जाएँ, मैं केवल इसको 20,000 रुपये दूंगा अगर मैं हारता हूँ। ऐसे टाइम में आप जो टाइम बार डेप्ट होता है, टाइम बार डेप्ट समझते हैं, मान लो आप किसी रेल को मांगने का राइट ही खो चुके हैं, ठीक है ना, तो आप टाइम बार डेप्ट भी मांग सकते हो, क्योंकि राइट खत्म हुआ था लेकिन आपका जो वो था, सॉरी रेमेडीज खत्म हुई थी लेकिन आपका राइट बना हुआ था, अब रेमेडीज फिर से मिल गई, उपचार जो खत्म हो गए थे वो फिर से मिल गए, क्योंकि अगर वो कहेगा तो इसको बोलते हैं सेटअप। तो सेटअप में क्या करना है, रिटर्न स्टेटमेंट में 8(6) ऑर्डर 8 रूल 6 में सेटअप के लिए भी एप्लीकेशन, जब वो रिटर्न स्टेटमेंट देगा तो उसमें सेटअप के भी मेंशन कर सकता है कि भाई मेरा जो ये जो सेटअप कराया जाए, सेटअप की विशेषता होती है कि वो केवल और केवल मनी रिकवरी में सूट में होता है, सर्टेन अमाउंट होता है कि भाई ये अमाउंट हमारा इससे सेटअप कराया जाए, और दूसरी बात वो किसी डिक्री के संबंध में होता है, वैसी ही डिक्री प्रतिवादी के पास वादी के अगेंस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं केस लड़ूंगा और मैं भी जीत जाऊंगा, हो सकता है तुम हार जाओ, है ना, और हार गए तो फिर काहे का सेटअप, तो इसलिए सेटअप सर्टेन अमाउंट, मनी रिकवरी सूट और पहले से जीते हुए केस की डिक्री आपके पास होनी चाहिए, उसमें लागू होगा। ठीक है। और इसमें इसी पैरा में बीच में लाइन दी, वहां प्रतिवादी मुजरा के लिए चाहिए ऋण की विशिष्टियां देते समय लिखित कथन की पहली सुनवाई पर उपस्थित कर सकेगा किंतु उसके पश्चात नहीं। तो सेट ऑफ के लिए अगर आपको एप्लीकेशन करनी है, कब तक करनी है, जब आप पहली बार अपीयर होते हैं ऑर्डर 9 में, तो पहली सुनवाई पर, है ना, और उसके बाद न्यायालय की अनुज्ञा से कर सकता है। अगर न्यायालय अनुज्ञा नहीं देता, परमिट नहीं करता बाद में, तो फिर आप नहीं कर सकते। तो पहली सुनवाई में तो आप मैंडेटरी रूप से अधिकार पूर्वक कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाते तो न्यायालय की अनुज्ञा से बाद में कर सकते हो, लेकिन फिर वो न्यायालय का डिस्क्रिमिनरी पावर है, वो आपको परमिशन देता है या नहीं देता है। मुजरे का प्रभाव क्या होता है, सब रूल 2 में लिखित कथन का प्रभाव प्रतिवादी में के वाद पत्र के समान ही होता है। तो सॉरी, हाँ, मुजरा के प्रभाव, तो यहां पर जो कैसा प्रभाव होगा इसका, वाद पत्र के समान, जैसे आपकी ओर से कोई प्लान फाइल किया जा रहा है, क्योंकि मुजरा बेसिकली क्या कर रहा है, मुजरा यहां पर जो सेट ऑफ है वो है क्या, एक तरीके से आप वादी के रूप में मांग रहे हैं ना, वादी के प्रतिवादी वादी के रूप में मांग रहा है प्रतिवादी से, तो इसका प्रभाव भी ऐसे होगा जैसे कि वो प्रतिवादी की ओर से प्लांट है, ठीक है ना, वाद पत्र की तरह होगा। क्लियर। और उस पर वो नियम लागू होंगे, सब रूल 3, प्रतिवादी द्वारा किए गए लिखित कथन संबंधी नियम मुजरा के दावे के उत्तर में दिए गए लिखित कथन को भी लागू होंगे। ठीक है, तो मनी रिकवरी सूट में लागू होता है। और 2 प्रकार का हमारे यहाँ सेट ऑफ होता है, एक इक्विटेबल और एक लीगल। टेक्निकली इंडिया में लीगल वो जो है सेट ऑफ वो मान्य होता है। लीगल और इक्विटेबल में क्या क्या अंतर होता है, लीगल में जो अमाउंट होता है वो सर्टेन होता है, और इक्विटेबल में अमाउंट होता है जो अनसर्टेन हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक अंतर है। तो हमारे यहाँ कौन सा लागू होता है, लीगल, क्योंकि अनसर्टेन अमाउंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो 2 प्रकार का होता है सेट ऑफ, इक्विटेबल और लीगल। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ लीगल लागू होता है जिसमें अमाउंट सर्टेन होता है, और इक्विटेबल में अमाउंट सर्टेन नहीं होता है। तो रूल 6 में केवल याद रखना, रूल 6 में केवल और केवल लीगल सेट ऑफ का उपबंध है, ना कि इक्विटेबल का। और ऑर्डर 20 रूल 19 क्लॉज 3 में इक्विटेबल सेट ऑफ का प्रोविजन है। बेसिक अंतर इनमें सर्टेन और अनसर्टेन अमाउंट का होता है। फिर आता है प्रतिदावा, काउंटर क्लेम 6A। ठीक है, तो अगर आपके काउंटर क्लेम का मतलब होता है वादी के प्रति, अगर वादी ने प्रतिवादी के अगर कोई केस फाइल किया है तो प्रतिवादी भी उसी केस में
वादी के रूप में सेट ऑफ के अलावा, रिटर्न स्टेटमेंट और सेट ऑफ के अलावा काउंटर क्लेम भी कर सकता है। और काउंटर क्लेम अगर वो करता है तो उसका प्रभाव ऐसे होगा जैसे प्रतिवादी ने वादी के अगेंस्ट, वो किसी में केस में भी कर सकता है, वो किसी भी मैटर में कर सकता है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। उसके लिए सर्टेन अमाउंट वगैरह या मनी रिकवरी सूट होना जरूरी नहीं है। तो उसका प्रभाव ऐसे होगा जैसे प्रतिवादी ने नया वाद फाइल किया है वादी के अगेंस्ट, और चूंकि नया वाद फाइल किया है तो उसके लिए उसको फीस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रतिवादी वैसे तो कोई फीस नहीं देता, क्योंकि रिलीफ, जो रिलीफ मांगेगा वो फीस देगा। यहाँ पर प्रतिवादी रिलीफ मांग रहा है तो वो फीस देगा, ठीक है। फिलहाल आपको क्या याद करना है, 6A 8(6)A इसमें, तो 8 रूल 1 में है क्या, रिटर्न स्टेटमेंट, 8 रूल 6 में है सेट ऑफ, और 8 रूल 6A में है काउंटर क्लेम। नेक्स्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है 6D, ये कहता है यदि किसी मामले में, जैसे अब एक केस फाइल किया गया था वादी के द्वारा जिसमें उसने काउंटर क्लेम कर दिया, सपोज कि वादी का जो केस है वो किसी कारण से वादी केस हार गया या उसका प्लांट नामंजूर कर दिया, कुछ भी कर दिया गया, यानी कि वादी को अब राइट नहीं रहा, लेकिन उस केस में काउंटर क्लेम तो चालू हो गया ना। तो यदि यहाँ पर वादी का वाद रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसा होने पर भी प्रति दावे की कार्रवाई की जा सकेगी, क्योंकि प्रति दावा अपने आप में एक सेपरेट सूट है और उसके लिए प्रतिवादी ने फीस दी है, ठीक है ना। और न्यायालय हर वो काम करेगा जिसके लिए उसको फीस दी गई है, ठीक है। मतलब हर काम से मतलब लीगल काम, ठीक है। तो फीस दी है तो न्यायालय को न्याय करना पड़ेगा। चले, अब हम चलते हैं ऑर्डर 9, इसमें 14 रूल दिए गए हैं, कितने, 14। तो भाई ऑर्डर 9 में क्या सब कुछ हो चुका है, समन जा चुका है, प्लांट फाइल हो चुका है, और ऑर्डर 4 में प्रतिवादी को समन जा चुका है, ऑर्डर 5 में अब दोनों को अपीयर होना है। ये जो कुछ भी वो प्लांट वगैरह जो कुछ भी करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ, काउंटर क्लेम, ये सब कब करेंगे, इसके लिए अपीयर होना पड़ेगा। तो अपीयरेंस के लिए बताया है कहाँ पर हमें ऑर्डर 9 में। तो चलते हैं, पक्षकार उस दिन उपसंजात होंगे जो प्रतिवादी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए समय समन में नियत है। तो जो नियत समय है उसमें ये अपीयर होंगे, कौन होंगे, पार्टीज, दोनों पार्टीज की बात है ना। जैसे यह डेट दी जाती है, समन में डेट दी जाती है, भाई प्रतिवादी को समन दिया जाता है, उसमें डेट होती है कि भाई आप इतने इस डेट पर अपीयर हो, और वो डेट ऑलरेडी वादी को तो पता होती है क्योंकि वादी तो पहले से अपीयर है, तो उस दिन दोनों अपीयर होंगे, ठीक है ना। कैसे होंगे, या तो पक्षकार स्वयं होंगे या अपने प्लीडरों के माध्यम से होंगे, जब तक कि जो कार्रवाई है भविष्यवर्ती दिन के लिए ना लगा दी। हो सकता है पहली डेट में अगली डेट लग जाए, भाई अब आगे आना, ठीक है। तो या तो स्वयं आ सकते हैं या प्लीडर के माध्यम से और दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। चले 2, जहां समनों की तामील खर्चे देने वादी असफल रहने के कारण परिणाम स्वरूप नहीं है, वहां वादी का वाद खारिज कर दिया जाएगा। अब देखें हमारे यहाँ वादी का वाद कौन सा था, रूल 9, कौन से ऑर्डर का, रूल 7 है ना। अगर आपने समन के, जो प्रतिवादी को समन के खर्चे नहीं दिए हैं तामील के 7 दिन के भीतर, तो 7/11 में क्या हो रहा था, 7/11 के क्लॉज 6 में है ना वाद पत्र नामंजूर कर दिया गया। अगर खर्चे ना देने के कारण वाद पत्र नामंजूर कर दिया गया है तब क्या होगा, है ना, वाद खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। वो तो कहाँ किया जा रहा था, 7/11 क्लॉज 6 में किया ही जा रहा था। अब चलते हैं 3, जहाँ दोनों पक्षकार उपसंजात नहीं होते वहाँ वाद का, और दोनों पार्टियां अपीयर नहीं होती। पहले क्या हुआ, हमने रूल यहाँ पर समझे थोड़ा सा, ये हमारे लिए समझ लेना जरूरी कि उससे कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। रूल 1 में बताया कि भाई दोनों आ जाएं, खुद आ जाएं, प्लीडर के माध्यम से आ जाएं, ठीक है ना। लेकिन सब रूल 2 में उन्होंने कहा नहीं, वादी वो प्रतिवादी इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वादी ने समन के खर्चे नहीं दिए, तो वादी की स्टेज पर ही केस खारिज हो गया। रूल 3 क्या कहता है कि दोनों ही नहीं आए तो भी केस खारिज हो गया, दोनों को ही लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर 2 जगह केस खारिज हो रहा है, रूल 2 में, रूल 3 में, है ना। रूल 2 में वादी की गलती से
और रूल 3 में दोनों पार्टियों की गलती से वो अपीयर ही नहीं हो रहे। और अगर ये 2 और 3 में अपीयर नहीं होते हैं और बात पत्र नामंजूर कर दिया जाता है, केस खारिज हो गया, रिजेक्ट हो गया, तब क्या होगा? इसका इफेक्ट बताया है हमें रूल 4 में। वहां क्या होगा? ये लोग नया वाद परिसीमा विधि के अधीन ला सकेंगे या जो खारिजी की गई उसको अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे, या क्या कर सकेंगे? या तो नया केस फाइल करेंगे या फिर खारिजी को सेटिसाइड कराने के लिए एप्लीकेशन। ये दोनों पॉइंट आप जब घर पे जाएंगे तो बाहर लिख लेंगे, ठीक है? चलें, तो ये बाहर मेंशन करें दोनों पॉइंट, ठीक है? अब चलते हैं हम रूल 5 में। छोड़ दें रूल 6, जब केवल वादी उपसंजात होता है तब प्रक्रिया। अभी हमने देखा था कि रूल 3 में दोनों ही उपसंजात नहीं हो रहे थे, दोनों अपीयर नहीं हो रहे थे। यहां पर वादी उपसंजात होता है रूल 6 में, प्रतिवादी नहीं आता, तब क्या होगा? नॉर्मली तो हम याद ये समझ लें, देखें रूल ये है, चाहे सीआरपीसी हो चाहे सीपीसी हो, दुनिया का कोई भी लॉ हो, अगर वादी नहीं आता है या कंप्लेनेंट क्रिमिनल में नहीं आता है तो उसका केस खारिज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि डिफेंडेंट नहीं आता है दोनों में, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल, तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर किया जाएगा, ठीक है? ये कॉमन रूल है, क्योंकि वादी तो आ रहा है ना, जिसको रिलीफ चाहिए, जो न्याय मांग रहा है वो तो आ रहा है, प्रतिवादी नहीं आ रहा, तो हम प्रतिवादी को सुने बिना, नेचुरल जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि हम ताउम्र तुम्हारा, ता जिंदगी तुम्हारा इंतजार करें। हम नेचुरल जस्टिस का मतलब है हम तुम्हें सुनवाई का मौका देंगे, एक मौका, 2 मौका, है ना? जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा तो हम एक्स पार्टी ऑर्डर करेंगे और तुम्हें सुनवाई का मौका दिए बिना, वो भी सुनवाई ही मानी जाएगी क्योंकि तुम्हें मौका दिया गया। तो नेचुरल जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपको हार्डली किसी भी तरीके से प्रतिवादी को ढूंढ के लाना है, मौका देंगे, नहीं आ रहा तो एक्स पार्टी भी हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है? तो ये कॉमन रूल है। तो भाई वादी आया, प्रतिवादी नहीं आया तो क्या होगा? पहला रूल ए, जब समन की तामील सम्यक रूप से की गई है। अगर समन की तामील सम्यक प्रॉपर वे में कर दी गई है तो एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन यदि समन की तामील ही नहीं हुई प्रतिवादी पे तो बेचारा कैसे आएगा? तब हम क्या करेंगे? अगर नहीं हुई है प्रॉपर में तो हम दूसरा समन भेजेंगे, तीसरा समन भेजेंगे, है ना? काफ़ी कार्रवाइयाँ तो ऐसे ही चल जाती हैं, वो समन की तामील नहीं हो रही, प्रतिवादी मिलता ही नहीं है ही नहीं है। अरे तो हमने बना दिया 5-20 में आप सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा दें, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस करा दें, ठीक है? चुपका दें उसके दरवाजे पे, हो गई तामील, करो एक्स पार्टी ऑर्डर, ठीक है? तो फिर दूसरा समन निकालेंगे, जब समन की तामील तो हुई हो किंतु सम्यक समय में नहीं हुई है, तो अगर प्रॉपर टाइम में नहीं हुई तो सम्यक समय में करेंगे। अगर समन की तामील हुई है, प्रतिवादी नहीं आता है तो एक्स पार्टी करेंगे, समन की तामील नहीं हुई है तो दूसरा समन भेजेंगे, तीसरा भेजेंगे, ठीक है ना? और सम्यक समय में नहीं हुई तो सम्यक समय में करेंगे। हो सकता है वो आपको काम पे किसी दुकान पे कहीं पर करनी हो, उस टाइम वो मिलता ही नहीं है, आप रात को पहुंच गए समन की तामील करने, तो दिन में कर दो, ठीक है? तो न्यायालय वाद की सुनवाई को न्यायालय द्वारा नियत किए गए समय भविष्यवर्ती दिन के लिए मुलतवी करेगा और निर्देश देगा कि ऐसी सूचना प्रतिवादी को दे दी जाए। तो भैया अगर 2 कंडीशंस में अगर तामील नहीं हुई है, सम्यक समय में नहीं हुई है, तो अगली डेट लगाएगा न्यायालय और आदेश करेगा कि भाई सूचना प्रतिवादी को दी जाए, दूसरे समन के माध्यम से दी जाए या प्रॉपर टाइम में दी जाए, ठीक है? अब आता है रूल 7, जहां प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन उपसंजात और पूर्व अनुपसंजाति के लिए अच्छे कारण हेतु दर्ज थे। मान लो उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया गया था, अब वो कहता है कि नहीं ठीक है, मैं किसी विशेष कारण से नहीं आ पाया था, तो उसका एक्स पार्टी ऑर्डर समाप्त किया जा सकेगा रूल 7 में। फिर आता है जहाँ केवल प्रतिवादी उपसंजात होता है वहाँ प्रक्रिया। अभी वादी केवल, रूल 6 में केवल वादी उपसंजात हो रहा था, तब क्या हुआ वो आपने देख लिया। अब यहाँ पर केवल प्रतिवादी उपसंजात हो रहा है, फर्स्ट सुनवाई में वादी आया ही नहीं, तो क्या होगा? वादी के खिलाफ केस खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है ना? और प्रतिवादी अगर किसी मैटर में एडमिशन कर लेता है तो उसके संबंध में डिक्री कर दी जाएगी वादी की उपस्थिति के बिना भी, और यदि एडमिशन नहीं करता तो पूरा केस खारिज कर दिया जाएगा। तो रूल क्या है? वादी नहीं आता, प्रतिवादी आता है तो ऑलमोस्ट बात खारिज। मैंने क्या बताया? वादी नहीं आता तो बात खारिज होगा, प्रतिवादी नहीं आता तो एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाए। तो यहाँ वादी नहीं आया, ठीक है ना? तो अब क्या होगा? केस खारिज। लेकिन यदि मान लो गलती से उसने एडमिशन कर लिया तो उस एडमिशन के संबंध में न्यायालय डिक्री कर देगा, बाकी के संबंध में बात खत्म, ठीक है? इसका प्रभाव दिया गया है व्यतिक्रम के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिक्री नए वाद का वर्जन करती है। देखें अभी हमने रूल 2 और 3 का जो वायलेशन हुआ था वादी प्रतिवादी के द्वारा, ठीक है ना, उसके संबंध में रूल 4 में बताया था कि हम नया वाद फाइल कर सकते हैं,
या जो रिजेक्शन है क्लाइंट का उसको सेटिस्फाइड कराने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर वादी नहीं आता है, प्रतिवादी आता है, इस कारण से केस खारिज कर दिया जाता है, तो फिर आप नया वाद फाइल नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये हमें कहाँ बताया है, 8 के संबंध में रूल, ये याद रखना, जो रूल 4 था वो 2 और 3 के संबंध में था, और रूल 9 है वो 8 के संबंध में है। ठीक है ना, ये आपसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, रूल 8 के माध्यम से पूछा जा सकता है, या यूं पूछा जा सकता है कि वादी नहीं आता, प्रतिवादी आ जाता है। तो क्या होगा, तो आप नया वाद नहीं लाएंगे, किंतु वाद को खारिज कराने के लिए, उसको रिजेक्शन को सेटिस्फाइड कराने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, नया वाद फाइल नहीं कर सकते, लेकिन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं रूल 13, प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त कराना। देखें अभी क्या हो रहा था, वादी, ये जो ऑर्डर हुआ था वो किसके अगेंस्ट हुआ था, वादी के अगेंस्ट, है ना। रूल 9 में जो ऑर्डर हुआ था कि अब वो नया केस फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि बात खारिज कर दिया गया रूल 8 में। ठीक है ना, उसके संबंध में। लेकिन अगर एक्स पार्टी ऑर्डर किया जाता है, केवल प्रतिवादी के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, तो प्रतिवादी को क्या रास्ता है, तो ये कहते हैं जहां प्रतिवादी किसी मामले में एक पक्षी पारित कोई डिक्री, एक पक्षी, यहाँ पर क्या है, डिक्री पारित कर दी गई, वो अपीयर नहीं हुआ, तो उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री कर दी गई। अभी हम एक्स पार्टी ऑर्डर की बात कर रहे थे कि केस चल रहा था एक्स पार्टी, अब तो हमने डिक्री पारित कर दी गई, तो क्या करेंगे, उसे अपास्त कराने के लिए आवेदन उसी न्यायालय में कर सकेगा जिसने एक्स पार्टी डिक्री की है। तो सबसे पहले तो जो डिक्री है उसको अपास्त कराने के लिए, समाप्त कराने के लिए, उसके प्रभाव को शून्य करने के लिए वो एप्लीकेशन कर सकता है। ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं, इसमें अपील का भी प्रोविजन आता है ना, क्या है वो, हाँ, और 96 क्लॉज 2 में क्या लिखा है, हो सकती है ना, एक्स पार्टी ऑर्डर की अपील भी हो सकती है। तो अगर एक्स पार्टी किया गया तो उसको हम अपील भी कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों राइट आ गए, या तो हम सेट है, लेकिन यहाँ पर हम नया केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि नया केस फाइल करता तो वादी करता, प्रतिवादी थोड़ी ना करेगा। तो क्या क्या हुआ कि आप क्या कर सकते हैं, एक तो उसको समाप्त कराने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, अपास्त कराने के लिए, दूसरा आप अपील कर सकते हैं, है ना। अपील के संबंध में दिया ही है मैं 96 क्लॉज 2 में, सबसेक्शन 2 में, कि एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की विरुद्ध अपील हो सकती है। तो इतना करना है, बाकी सब छोड़ दें। ठीक है। 14, कोई भी डिक्री विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना अपास्त नहीं की जाएगी। ठीक है, डिक्री अपास्त करनी है तो विरोधी पक्षकार को सूचना देना जरूरी है, मैंडेटरी प्रोविजन यहाँ बताया गया है। ऑर्डर 10 हमने जितना 89 के साथ करना था कर लिया, इसके बाद हमें ऑर्डर 10 में कुछ और नहीं करना है। ठीक है, ऑर्डर 11 ऑर्डर वाइज करना है, ऑर्डर 12 ऑर्डर वाइज करना है, बस टाइटल याद कर रहे हैं। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव किसी भी एग्जाम में पूछा गया है इन ऑर्डर से, तो आप उसको मेंशन कर लें, ये ना कहें कि सर ने नहीं बताया था। ठीक है ना, वैसे इनमें पढ़ाने लायक कुछ नहीं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। ऑर्डर 13 भी आपको ऑर्डर वाइज ही करना है। ऑर्डर 14 रूल 1 कहता है विवादकों की विरचना। तो विवादक तब पैदा होते हैं जब तथ्य या विधि का कोई तात्विक प्रतिपादन एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रख्यात किया जाता है। यानी एक पक्षकार उसके अस्तित्व की बात करता है और दूसरा पक्षकार कहता है कि नहीं ये गलत है ना। तो अगर एक पक्षकार अस्तित्व की बात करता है, दूसरा पक्षकार उसको डिनाई करता है, तो और ये मैटर क्या हो सकता है, फैक्ट एंड लॉ दोनों हो सकता है, मैटर ऑफ फैक्ट एंड मैटर ऑफ लॉ। ठीक है ना, तो यहाँ से विवादों की विरचना होती है। सब रूल 3 कहता है इसका, एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात हर एक तात्विक प्रतिपादन एक सुभिन्न विवादक का विषय है। तो जो कुछ भी बात है वादी कहता है, दूसरा पक्षकार उसको डिनाई करता है प्रतिवादी, तो वो अपने आप में एक नया इशू है। ठीक है ना, एक केस में कई सारे इशू हो सकते हैं। तो जितनी बातें वादी ने कही हैं उसको जितनी बार डिनाई किया गया है, उनमें से जितनी बातों को डिनाई किया गया, सब अपने आप में एक इशू है। सब रूल 4 कहता है ये विवादक जो इशूज हैं 2 किस्म के होते हैं, है ना। कौन सा, फैक्ट एंड लॉ।
दोनों पे होते हैं। कई बार लीगल मैटर होते हैं, कई बार फैक्चुअल मैटर होते हैं। तो याद रखना दो प्रकार के होते हैं, फैक्ट एंड लॉ, मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ लॉ। रूल 5, न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई में वाद पत्र को और यदि कोई लिखित कथन हो तो उसको पढ़ने के पश्चात मतभेद छोड़ने, कोई मतलब नहीं है इसका। चलें, रूल 2 क्या आ रहा है, न्यायालय द्वारा सभी विवादों पर निर्णय सुनाया जाएगा। ठीक है, यहां पर एक्चुअल में जितने भी इश्यूज होते हैं न्यायालय सब पर डिसीजन देगा। ठीक है, ये कहते हैं इस बात के होते हुए भी कोई निपटारा प्रारंभिक हो सकता है, जो मेन प्रॉब्लम है वो केवल एक इशू से खत्म हो जाए। कई बार कुछ इशूज फालतू भी बन जाते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम है जो हमारी एक इशू से खत्म हो रही है, पहले इशू से हमारी मेन प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी न्यायालय क्या करेगा, सभी विवादकों पर विनिश्चय करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने सभी विवादकों पर विनिश्चय नहीं करेगा तो कोई दूसरा आदमी उस पर नया केस लगा देगा, बोलो साहब ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ। ठीक है, तो भले ही आपका एक मैटर से काम चल जाता लेकिन आप सभी विवादों पर विनिश्चय सुनाएंगे। ठीक है, रूल 2 का सब रूल 2, जहां विधि विवादक और तत्व विवादक दोनों एक ही वाद में पैदा हुए हों और न्यायालय की राय है कि मामले उसकी भाग किसी निपटारा केवल विधि विवादक के आधार पर किया जा सकता है, वहां यदि वह विवादक छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। हाँ, रूल 3 आता है वह सामग्री जिससे विवादकों की विरचना की जा सकेगी। विवादकों की विरचना जो की जाती है, मैंने आपको और जब मैं आपको जजमेंट कराता हूं तो पॉइंट नंबर 5 पर, या जो कहते हैं कि समराइजेशन जब हो जाता है उसके बाद में एक लाइन लिखाता हूं, और पक्षों के द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिवचन और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय वाद में निम्नलिखित वाद प्रश्नों की विरचना कर रहा है। क्या क्या आता है उसमें, किए गए अभिवचन और उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर। इतना याद है ना आपको पॉइंट 5 में? तो देखें इसमें क्या कहते हैं, क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या मटेरियल होता है। पक्षकारों द्वारा उनकी ओर से उपस्थित किन्हीं व्यक्तियों द्वारा उनके पक्षकारों के प्लीडरों द्वारा शपथ पर किए गए अभिकथन। तो आ गए उनके प्लीडिंग, जो भी उन्होंने प्लीडिंग की है, अभिवचन, चाहे वो शपथ पर किए। अभिवचनों या वाद पत्र में परिदत्त परिप्रश्नों के उत्तर में दिए गए अभिकथन, ये भी प्लीडिंग ही होती है। ठीक है, फिर आता है दोनों पक्षकारों में किसी के द्वारा पेश की गई दस्तावेज पर। तो इसलिए जो मैं तुमसे कहता हूं, मेरा जो जजमेंट का पैटर्न है ऑथेंटिक है, मतलब इस बात की मैं तुम लोगों को कई बार गारंटी देता हूं, मेरे जजमेंट के पैटर्न में कोई भी करेक्शन नहीं कर सकता। इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैंने एक एक चीज बेयर एक्ट को मेंशन करके उसमें टिक करता हूं। तो यही लाइन हम लिखते हैं कि पक्षकारों द्वारा, मतलब पक्षकारों के अभिवचन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद प्रश्नों की विरचना कर रहे हैं। तो ये रूल 3 वहां पर हम पूरा अप्लाई करते हैं, इसलिए जजमेंट की ऑथेंटिसिटी में बताता हूं पैटर्न की। चलें अब चलते हैं 4, छोड़ दें बाकी सब छोड़ दें। चलें ऑर्डर 15, प्रथम सुनवाई पर वाद का निपटारा। कई बार होता है कि पहली सुनवाई पर कोई ऐसा इशू बड़ा मुद्दा नहीं है, प्रतिवादी आता है कहता है कि हाँ इट्स ओके, हम एग्री हैं। कुल मिलाकर अगर बात की पहली सुनवाई पर निपटारा हो सकता है तो वहां रूल 1 के हिसाब से न्यायालय क्या करेगा, जहां पक्षकारों की कोई विवाद नहीं है, मान लो वो सहमत हो गए तो सहमति के आधार पर भी डिक्री बनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो सहमत हो गए तो न्यायालय कहेगा जाओ घर जाओ, न्यायालय ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आज तुम सहमत हो गए, कल तुम फिर लड़कर आ जाओगे, है ना। तो न्यायालय क्या कहेगा, रुको तुम सहमत हो गए ना, ऐसे मत जाओ, मेरे से डिक्री नामक सर्टिफिकेट लेके जाओ, है ना। और अगर तुमने ये किया तो एक तो तुम नया केस नहीं फाइल करोगे सेक्शन 11, और अपील भी नहीं कर सकते 96 क्लॉज 3, सहमति से पारित डिक्री की अपील नहीं होगी। क्लियर? तो इसलिए न्यायालय आपको सूखे हाथ नहीं जाने देगा, बाकायदा आपको सर्टिफिकेट देके भेजेगा डिक्री का। तो यदि पहली सुनवाई पर यदि विवाद नहीं है, वह न्यायालय तुरंत ही निर्णय सुनाएगा, इसकी भी डिक्री बना देगा न्यायालय। नहीं तो तुम बाद में चले आओगे, फिर तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कोर्ट के बाहर जाके फिर से लड़ने लगो। ठीक है, चलें रूल 2, जब प्रतिवादी एक का विवाद नहीं है, जब कई प्रतिवादियों में से किसी एक का विवाद नहीं है। भाई एक का विवाद नहीं है तो एक के फेवर में डिक्री कर देगा, हम इसको प्रिलिमिनरी डिक्री के रूप में कह सकते हैं कि भाई एक के फेवर में हमने डिक्री कर दी, बाकी के फेवर में चल रहा है केस। तो ये सब रूल 2 में समझ लें। जब पक्षकारों में विवाद, छोड़ दें इसको। फिर आता है समन। भैया
अब विवाद है, पहली सुनवाई में बात का निपटारा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, पक्षकारों को समन करेंगे, साक्षियों को बुलाएंगे, ठीक है ना। समन किस लिए किया जाएगा, है ना, विद इन 15 डेज किया जाएगा। और किस लिए दिया जाएगा, उपसंजात हो या फिर कई बार डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है, कई बार साक्ष्य देने के लिए किया जाता है। तो दस्तावेज पेश करने या साक्ष्य देने के लिए किया जाएगा। सब रूल 6 दस्तावेज पेश करने के लिए समन। तो यहां पर अगर किसी व्यक्ति को केवल, जैसे सेक्शन 91 सीआरपीसी क्या कहती है, यदि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु या दस्तावेज देने के लिए बुलाया गया तो वो इसके कारण वो साक्षी नहीं हो जाता है ना। और एविडेंस एक्ट क्या कहता है, जिस व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया वो साक्षी नहीं हो जाता है, वो केवल डॉक्यूमेंट पेश करेगा। जब तक उसको साक्षी के तौर पर समन ना किया, वो केवल आपको डॉक्यूमेंट पेश करेगा या किसी भी माध्यम से करवा देगा। सीआरपीसी 91 यही कहती है, वही रूल लागू होता है 16 क्लॉज 6 में। यहां पर लिख लें सीआरपीसी 19। तो यहां पर केवल अगर आपको दस्तावेज दे दिए गए हैं तो ये समझेंगे, भले ही हमने किसी के माध्यम से, जरूरी नहीं है हम खुद लेकर आए, हमसे मांगे हैं तो हम प्लीडर से भेज सकते हैं, किसी अन्य माध्यम से भेज सकते हैं, क्योंकि आपको हम नहीं चाहिए, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो चाहिए, हमने दे दिया आपको, ठीक है। तो उसकी तामील की अनुपालन हो जाएगा। चलें 16A हमने पहले ही बात कर ली थी कि हम कहाँ भेजेंगे, अगर वहाँ पर जैसे हम समन की तामील कर रहे थे कहाँ पर, रूल 524 में। भाई कारागार के, अगर कारागार में कोई बंदी है उसको हमें प्रतिवादी को समन करना है तो 524 में कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 5-2 में कर रहे हैं, लेकिन कारागार के बाहर से, वहाँ पर भी कारागार के बाहर साधक अधिकारी को कर रहे थे, यहाँ पर भी कारागार के बाहर साधक अधिकारी को कर रहे हैं, ठीक है। तो बुला लिए हैं। अगर एडजॉर्नमेंट करना है तो कैसे करेंगे, वैसे तो डे टू डे हमारी जो प्रोसीडिंग है वो चालू रहेगी, लेकिन फिर भी एक पक्षकार को हम एक बार में पर्याप्त हेतु दर्शित करने पर 3 बार से अनधिक एडजॉर्नमेंट दे सकते हैं, स्थगन। यानी कि एक पक्षकार के कहने पर 3 बार कार्रवाई डेट बढ़ाई जा सकती है। इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर लागू हो जाएगी सेक्शन 35 क्लॉज बी, कॉस्ट लगा दी जाएगी जो भी उल्लंघन करेगा, जिसके कारण भी तारीख दी जाएगी। तो एडजॉर्नमेंट कितना दिया जाता है, 3 दिन। ये प्रोविजन 3 दिन का कब आया, 1999 में। ये मेंशन कर लें, वहां पर नीचे लिखा होगा आपके बेयर एक्ट में, लेकिन प्रॉपर जगह पर भी मेंशन करें, क्योंकि नीचे कोई पढ़ता नहीं है। कितनी बार पढ़ते हो आप नीचे कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, कभी ध्यान नहीं देते, ये भी नहीं देते कोई हुआ था या नहीं हुआ था। तो इसलिए वहीं पर मेंशन करें जहां पर लिखा हुआ एडजॉर्नमेंट 3 बार 1999, यही याद रखेगा, यही विजुअलाइजेशन है, दृश्यम, ठीक है। चलें, विजुअलाइजेशन बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। दृश्यम में वो इसलिए जीता क्योंकि उसने वो चीजें जी थी, उसने वो महसूस किया था, तो वहीं पर मेंशन करें विजुअलाइजेशन। याद करने से कई बार चीजें नहीं आती, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन। तो वो तो शपथ पत्र पर, साक्षी की मुख्य परीक्षा का साक्ष्य शपथ पत्र पर होगा। रूल 4 ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली जो आप प्लेंट फाइल करते हैं वो आपकी चीफ एग्जामिनेशन मानी जाती है, क्योंकि प्लेंट में आप क्या करते हैं, प्लेंट, सत्यापन और शपथ पर परीक्षा। शपथ है ना, ऑन एफिडेविट पर देते हैं ना, शपथ पत्र पर देते हैं, वो इसीलिए देते हैं, वो आपका चीफ एग्जामिनेशन ही होता है। छोड़ो, कोई लिमिट नहीं करनी। रूल 12 में सीआरपीसी सेक्शन 280 लागू हो जाती है, भाव भंगिमा, पोस्चर। शपथ पत्र सेक्शन 19, वैसे 1917 में 311 लागू होती है सीआरपीसी। और याद रखना, प्रतिवादी के साक्ष्य शपथ पत्र पर नहीं होते हैं, ये अपने दिमाग में रख लें। प्रतिवादी का साक्ष्य शपथ पत्र पर नहीं होता है, ठीक है। ये ओटी आया था अभी, तुम लोगों ने भी अभी टिक किया था ना किसी, मैंने शायद टेस्ट में पूछा था तुमसे, प्रतिवादी का साक्ष्य नहीं आया था। चलो देखते हैं, शायद अभी एडीजे में आया होगा। हाँ, अभी एडीजे में आया था, प्रतिवादी का साक्ष्य शपथ पत्र पर नहीं होगा। चलें, अब आता है निर्णय और डिक्री। तो साक्ष्य हो चुका है, सब हो चुका है, अब न्यायालय को क्या देना है, डिसीजन। सबसे टिपिकल काम न्यायालय के लिए जजमेंट एंड डिक्री। तो भैया इसके लिए जो प्रोविजन दिए गए हैं 20 से रूल 1 to 5 तक दिए गए हैं, किससे रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं, निर्णय से
और डिक्री के लिए दिए गए हैं 6 to 19, रूल 6 to 19, ये अलग अलग मेंशन कर लिया करें। तो पहला रूल है निर्णय कब सुनाया जाएगा। तो निर्णय, कुछ शब्द याद कर लें। निर्णय एक तो खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा, तुरंत सुनाया जाएगा, यथासंभव शीघ्र सुनाया जाएगा, या पक्षकारों को सूचना देने के बाद 30 दिन में सुनाया जाएगा, नहीं तो 60 दिन में सुनाया जाएगा। तो खुले न्यायालय में तुरंत, यथासंभव शीघ्र, 30 दिन या 60 दिन, ये अलग से मेंशन कर लें, ठीक है ना। तुरंत नहीं सुनाते तो यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी सुनाए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 दिन का टाइम ले सकते हैं, और नहीं है तो विशेष परिस्थितियों में आप 60 दिन का। आपवादिक और असाधारण परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, कैसे कैसे, ठीक है ना। अपवादिक और असाधारण परिस्थितियों में आप 60 दिन में सुनाएंगे, कि हर हालत में आपको 60 दिन में निर्णय सुनाना ही होगा, ठीक है। सब रूल 3, खुले न्यायालय में निर्णय खुले न्यायालय में आशु लिपि को बोलकर लिखाते हुए केवल तभी सुनाया जाएगा जब उच्च न्यायालय द्वारा, इसलिए आप विशेष रूप पर सशक्त किए गए हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप लिखकर लाते हैं, ठीक है ना, और सीधा निर्णय सुना देते हैं या फिर बाद में लिखा देते हैं। आप बोलकर लिखा रहे हैं और सुनाए जा रहे हैं, सामने वाला सुनना है, ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है। लोग वहीं कहेंगे साहब माफ करो, साहब ये क्या कर दिया, वहीं आर्गूमेंट